ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से थोड़ा बताना है। हो गया ना? यस सर। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो इनकम टैक्स क्लास है और इनकम टैक्स में हम लोग आज आपसे क्या बात करेंगे सर? आज इनकम टैक्स में मैं आपसे बात करूंगा सर, डिडक्शंस पे बात करूंगा। जैसे अगर आप लोगों को याद है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को क्लबिंग ऑफ इनकम बताया था। क्लबिंग ऑफ इनकम या फिर इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन एसेट्स टोटल इनकम, है ना? मतलब डिटेल्स में बोला जाए तो वही है, सिंपल बोला जाए तो क्लबिंग है, ठीक है? मतलब पहले वाला जो चैप्टर था, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ऑलमोस्ट सारा हेड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी का कोई हेड मिस है तो हो सकता है किसी का सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी कोई हेड मिस हो सकता है, तो वो प्लीज मेरे को बोले, मैं उनको क्लास शेयर करता हूँ, ठीक है? तो नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, आज हम लोग डिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? हेड्स को जिनका हुआ है बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में करेगा, ठीक है? सो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है सर, आज हम लोग डिडक्शन सीखेंगे और ये डिडक्शन जो है, ये डिडक्शंस आपको क्या हेल्प करेगा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं सर। एज ए क्यों पढ़ना है, मतलब कोई भी एक चैप्टर जब भी पढ़ते हैं तो उसके पीछे उसका रीजन, उसका वजह क्या है वो जानना जरूरी है। तो जैसे कि ये जो डिडक्शन चैप्टर है, ये डिडक्शन चैप्टर बेसिकली आपको एक टैक्स प्लानर के रूप से काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। मतलब जैसे कि जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे या फिर आप एज ए प्रैक्टिशनर्स जब आप काम करोगे, तो आपके पास क्लाइंट आएंगे और आपको पूछेंगे कि भाई मेरा ये इनकम है और मैंने अलग अलग ये सब जगह में मेरा कुछ खर्चा है, मैंने किया, मैंने कुछ अलग अलग जगह से इनकम किया, मैंने कुछ अलग अलग तरीका का इनकम किया। तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे मेरा टैक्स को कम करके सरकार के घर में जमा कर सकते हो रूल में रह के, ठीक है? देखो, टैक्स इवेशन एक अलग बात होता है ना? टैक्स इवेशन मतलब जानबूझ के टैक्स की चोरी करना, ठीक है? मतलब मेरा टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं फिर भी सरकार के घर में कम टैक्स पेमेंट करूंगा, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको प्रोविजंस दे रहा है कि भाई आप प्रोविजंस यूज करके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अगर सरकार के घर में टैक्स कम दे सकते हो तो दो, सरकार आपको पूरा छूट देता है इसमें। लेकिन इसके लिए आपको वो सब एक्टिविटी करना पड़ेगा डिडक्शंस का, जो एक्टिविटी करने से आपको ये डिडक्शंस का सुविधा मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया एक अप्रोच है गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली ये जो भी अप्रोच आपको मैं आज बताऊंगा डिडक्शंस के अंदर, आपको इसका एक वजह बता दो सर, मतलब इसका एक रीजन बता दो। देखो, बेसिकली सरकार हमसे टैक्स क्यों लेता है? सरकार हमसे टैक्स लेता है हमारे ही डेवलपमेंट के लिए। क्या बोलते हो? अरे हमारे मतलब पूरा देश के डेवलपमेंट के लिए ना। हम मतलब यहाँ पर कौन? यस। द कंट्री एज ए होल, ठीक है? अब हम मतलब हमारा परिवार का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं मेरा परिवार नहीं, हम मतलब पूरा कंट्री का बात है, ठीक है? तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों से टैक्स लेते हैं तो वो टैक्स लेके वो बेसिकली हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अब हमारा डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारा चीज आता है। हमारा हेल्थ, हमारा बेसिक नीड्स, जैसे मानो कि हमारा हेल्थ को देखना, ठीक है? हेल्थ के लिए क्या है प्रॉपर वे में हॉस्पिटल्स बिल्ड करना, हमारा एडुकेशन को देखना, शिक्षा, ठीक है? बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन मैटर को देखना, बहुत सारा मैटर ऐसे हैं, ठीक है? या फिर हमारे जो भी फैमिली प्लानिंग्स वगैरह को प्रॉपर वे में देखना, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जो गवर्नमेंट बेसिकली वेलफेयर बेसिस में काम करता है ना सर, अगर मैं थोड़ा समरी करूं मैटर को, हाँ, गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट हमारा वेलफेयर करे। लेकिन ये जो डिडक्शन चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि अगर कोई इंसान खुद वेलफेयर का बीड़ा उठाते हैं, बीड़ा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोई इंडिविजुअल वेलफेयर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाते हैं, चाहे वो वेलफेयर खुद के लिए हो, चाहे वो वेलफेयर कंट्री के लिए हो। हाँ, आप कंट्री के लिए भी वेलफेयर कर सकते हो, करते हो ना आप? मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग करते हैं। जैसे कि जब बड़ा सा साइक्लोन आता है तो आप प्रधानमंत्री योजना में फंड जो डोनेट करते हो। हाँ सर,
चीफ मिनिस्टर फंड में डोनेट करते हो या फिर किसी ऐसे संस्था में डोनेट करते हो जहां पर पैसा देने से आपको टैक्स में छूट मिलता है, ठीक है। 80C से 80U जो पूरा का पूरा डिडक्शन एरिया है। तो ये कुछ छोटा मोटा 2-4 एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। या फिर आप अपने फैमिली के लिए इंश्योरेंस भरते हो, हेल्थ इंश्योरेंस बनाते हो, है ना। अपने माता पिता के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो, आप खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस करते हो, खुद के परिवारों के लिए, स्पाउस के लिए करते हो, ठीक है। तो बात क्या है सर, हम लोग अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए खुद से भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप खुद से भी वेलफेयर का ध्यान रख रहे हो, क्योंकि सरकार का अल्टीमेट क्या ऑब्जेक्टिव है, कि सरकार का ऑब्जेक्टिव है हमसे टैक्स लेना और उसी टैक्स के पैसे से हमारा वेलफेयर करना। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल एसएससी, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल एसएससी वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाते हैं, तो क्या लगता है आपको, उसको वो बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए टैक्स में? प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो एग्जैक्टली ये इसका प्रॉपर लॉजिक है डिडक्शंस का, ठीक है। ऐसे ही नहीं डिडक्शन दे देता, मतलब कोई ऐसा नहीं कि भाई चलो मन किया सरकार का आपको डिडक्शन दे दिया, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। विमल, विमल मेरा भाई से बात हुआ है। गुड मॉर्निंग विमल, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। जी से बात आवाज आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया इनकम टैक्स में ये डिडक्शंस लेक्चर्स करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इनकम से डिडक्शंस कैसे मिलता है इनकम टैक्स में, आप सुनो। फिर बाद में कुछ डाउट होगा तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हो, क्लास के बीच में भी पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, सुनो। स्नेहाशीष, गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष। बोल दो गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा। तो चलो आप लोगों को मैं डिडक्शंस का वजह बता रहा था कि इनकम टैक्स प्लानर के हिसाब से जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो किस तरह से आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट किसी का इनकम को कम करके मतलब क्या, रूल में रह के, चोरी करके नहीं। हाँ, चोरी करना होता है, वो भी रियल में एक प्रैक्टिस होता है, बट क्या हम लोग वो सीखेंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जब आप फार्म में काम करोगे ना तो आपको कैसे सीखने को मिलेगा वो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन हम लोग जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये किस तरह से क्या होता है नहीं होता है वो सब बात नहीं करेंगे, हम लोग एकदम रूल वाइज बात करेंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें सिखाने के लिए बोलते हैं, जो सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट हमें सिखाने के लिए बोलते हैं, हम वही आपको सिखाएंगे। ओके, ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको पूरा आज डिडक्शंस का सवारी कराता हूँ, ठीक है, कि इनकम से डिडक्शंस कैसे मिलते हैं। आज प्रोविजंस पे बात करेंगे सर, और 2-4 क्वेश्चंस भी मैं सोचा करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे तो सारा क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट ना करा दूं, मतलब प्रोविजंस ना पढ़ा दूं आपको, तब तक मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। ऐसे तो मैं डिडक्शंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, ठीक है, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस कैसे मिलते हैं, ये हमारा आज का मेन विषय है, ठीक है। लेकिन इस डिडक्शंस पे पहुंचते कैसे हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। जिन लोगों का प्रीवियस सारा का सारा हेड्स हो गया उनको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, पर जिनका सारा का सारा हेड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो हेड बाद में करेगा, ठीक है। अभी डिडक्शन समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेड्स पढ़ने के टाइम पे भी डिडक्शन बीच बीच में आता रहता है। आता है कि नहीं आता, बोलो। जब हम लोग हेड्स के अंदर बात करते हैं, मतलब है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, उसके अंदर भी डिडक्शंस का बात होता है। तो आज आप लोग ऐसे सोचो कि आप डिडक्शंस पढ़ रहे हो, भले ही आपने सारा हेड्स करके रखा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपने अदर हेड्स नहीं करके रखा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप डिडक्शंस जान के जब अदर हेड्स पढ़ोगे ना तो भी आपको पूरा का पूरा कनेक्शन बनता जाएगा। सो ये बात नहीं है कि हेड्स बिना जाने आप डिडक्शन समझ नहीं सकते, हाँ समझ पूरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो मैं आपको पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डिडक्शंस का जरूरत कब पड़ता है और कहाँ किस तरह से आप डिडक्शंस पे पहुंच सकते हो, ये भी एक डिस्कशन आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा। टोटल इनकम कैलकुलेशन करना, ठीक है, जिसमें सारा हेड्स एंड सब कुछ मिला जुला के
कंप्लीट इनकम टैक्स का क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ठीक है जब आएंगे तब आएंगे। उससे पहले आपको मैं इनकम टैक्स का जो पूरा जर्नी है, ठीक है, तो पूरा इनकम टैक्स का जो जर्नी है, आपको कैसे कैसे इनकम टैक्स का जर्नी कंप्लीट करना चाहिए, इनकम टैक्स में मास्टरी कैसे हासिल करना चाहिए, ये कैसे आप करोगे उसका मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूँ, और डिडक्शंस तक कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, सबसे पहले तो आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना होता है ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कि एक इंसान कितना कमाते हैं, ठीक है, अलग अलग सोर्स है, ठीक है, सोर्स क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, तो टोटल इनकम के लिए अच्छा सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, कि भाई आप इंडिया के होगी नहीं, ठीक है, इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए कुछ रूल्स है जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर आप लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको इंडिया में 182 दिन का एक बहुत फेमस रूल है, या फिर 60 डेज, या फिर उसके पिछले 4 साल में 365 दिन का रूल्स है। डोंट वरी, मैं अभी आपको रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं बताने वाला, क्योंकि अभी मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का अलग चैप्टर जब होगा, या फिर जिन लोगों ने करके रखा, ठीक है, उनको पता है, और जिन्होंने नहीं किया वो बाद में करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वो इंसान जिसका आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, जिसका आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, क्या वो रेसिडेंट है या नहीं है, बिकॉज रेसिडेंट जो होते हैं ना उसको उसी को टैक्स देना पड़ता है। क्या नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना नहीं पड़ता? नहीं पड़ सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन दिस सिचुएशंस, ठीक है, लेकिन रेसिडेंट होने से तो आपको इंडिया में बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट का थोड़ा एक्सेप्शनल कुछ पॉइंट्स है, जब वो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस जो वाइटल एरिया है, उसके बाद आपको ये 5 हेड्स आता है, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलग अलग 5 हेड का अलग कर दिया। जैसे रावण का मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, रावण का 10 माथा होता है ना सर, 10 हेड्स ऑफ रावण, ठीक है, मतलब जो भी हो, काल्पनिक हो ओरिजिनल हो फर्क नहीं पड़ता, आप समझो, ठीक है। ऐसा ही इनकम टैक्स भी किसी भी इंसान की इनकम करने का 5 हेड बना दिया, ठीक है। ये पांचों हेड को अलग अलग वे में आपको पढ़ना है, और यही इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा समय लेने वाला एरिया है, क्योंकि ये ईच एंड एवरी हेड के अंदर आपको उसका पूरा का पूरा प्रोविजंस, इसके अंदर भी इस पर्टिकुलर हेड का डिडक्शंस भी होता है, एग्जाम्पशंस भी होता है। तो बेसिकली क्या 5 हेड है सर? सैलरी से कमा सकते हो आप सर, आप हाउस प्रॉपर्टी घर भाड़ा से कमा सकते हो, सिंपल तरीके से समझो, एकदम जैसे लेमैन की तरह समझने का कोशिश करो, ज्यादा हाई फाई सोच में मत पड़ो, ठीक है, सिंपल सोच में रखो। आप सैलरी करके कमा सकते हो, आप हाउस प्रॉपर्टी रेंट वगैरह देके कमा सकते हो, आप कैपिटल गेन कर सकते हो। कैपिटल गेन मतलब प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप बिजनेस या प्रोफेशन करके कमा सकते हो, हम लोग इसको प्यार से बीपी बोलते हैं, B&P, बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कैपिटल गेन कर सकते हो, मतलब आपके पास कोई एसेट्स है, उसको सेल करके आपको गेन हुआ, आपका जमीन है, बिल्डिंग है, ज्वेलरीज वगैरह है, ठीक है, बहुत सारा चीज जो आपको कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर सिखाया गया या फिर सिखाया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया वो सीख लिया, जिन्होंने नहीं किया वो सीखेगा, ठीक है। अच्छा, तो कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन चारों हेड्स में जिनका जगह नहीं होता, इनको कहाँ जगह मिलता है सर? ये जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में जिसका कोई जगह नहीं मिला, जो भी इनकम आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, उसका जगह हो जाता है अदर सोर्स। तो इनकम टैक्स बोलते हैं कि इस 5 हेड के बिना आप और किसी तरह का इनकम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, मतलब जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, क्योंकि एक हेड है ना सर अदर सोर्स, ये सारे के सारे जहां पर भी उसका कोई जगह नहीं दिख रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुपचाप इसमें आपको डाल देगा। सर ये सब तो पता है, बहुत लोग बोलेगा सर ये सब पता है क्योंकि करके आए हैं ना, तो सर फिर डिडक्शंस का क्या खेल है, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ये सारा का सारा हेड आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपका हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंसान का सारा हेड से इनकम हो, जरूरी नहीं, हो सकता है कोई भी 2 हेड हो सकता है कोई भी 3, हो सकता है कोई भी 4, हो सकता है पांचों का 5, हो सकता है कोई भी एक हेड से ही इनकम करता हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसका कौन सा सोर्स है, उस पर डिपेंड करता है, पर नॉर्मली 2-3 हेड से इनकम हो जाता है। ये सारा का सारा हेड में इनकम, कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड, अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस, हर एक हेड का अपना अपना प्रोविजंस है, जो मैं आपको क्या बोला, सबसे लॉन्ग टाइम इसी में लगता है, सबसे लंबा समय इसी में लगता है इनकम टैक्स में। मतलब अगर 6 मंथ्स का कोर्स है तो कम से कम 3-4 महीना तो सिर्फ ये एक एक हेड को जानने में समय लग जाता है, डिटेल्स में अगर जानना है तो।
आगे बात करते हैं। जैसे ही आपका सारा हेड्स का इनकम, उसके अंदर का डिडक्शंस, उसके अंदर का एग्जेम्पशंस आपको समझ में आ जाता है ना, फिर आता है क्लबिंग, जो आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया था। क्लबिंग प्रोविजंस, या फिर ऐसे बोलो जैसे बीवी का इनकम को, अगर बीवी कुछ नहीं करते तो वाइफ के इनकम को हस्बैंड के इनकम से जोड़ देना। अगर वाइफ कुछ नहीं, हस्बैंड कुछ नहीं करते, हस्बैंड की इनकम दिखा रहा था तो हस्बैंड की इनकम को वाइफ के नाम पे जोड़ देना, जिसको हम लोग स्पाउस के नाम से जानते हैं सर, ठीक है। या फिर बच्चा, चाइल्ड जो है, ठीक है, चिल्ड्रन इनकम करते हैं तो चिल्ड्रन की इनकम को किस तरह से पेरेंट्स के इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था सर, ठीक है। तो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होता है। फिर आता है सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये मैंने थोड़ा सा स्किप किया। ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, एक्चुअली लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। ये अलग अलग हेड्स है ना सर, जैसे मानो कि कैपिटल गेन के अंदर ही, ठीक है, कैपिटल गेन का लॉस को आप कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, आप बिजनेस के साथ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी को एडजस्ट कर सकते हो। तो किसी लॉस के साथ किसी का इनकम कितना एडजस्ट होगा, पूरा होगा कि आधा होगा, ये एक्चुअली ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ लॉसेस एज पर प्रोविजंस बताते हैं। तो ये चैप्टर भी मैं आपको कराऊंगा, डिडक्शंस के बाद ही करा दूंगा। लेकिन आज मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं सर, जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, तो आपको मिल जाता है सर जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन सबसे वाइटल एरिया ये जीटीआई, कई बार क्वेश्चन जो बनता है ना सर, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट जीटीआई दे देता है कि भाई आपको ऐसे बोल देते हैं कि एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है, कोई मिसेस जेड है, जो भी हो, मिस्टर एक्स ने 8 लाख कमाया, मिस्टर एक्स ने 8 लाख इनकम किया, ठीक है। और फिर आपको अलग अलग डिडक्शंस का एरिया दे देते हैं और आपको बोलते हैं टोटल इनकम या नेट इनकम कैलकुलेट करके बताओ। और ये जो डिडक्शंस है ना सर, वो डिडक्शंस, ये डिडक्शंस है, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई अंडर चैप्टर 6A। सेक्शन वाइज बात करें तो 80C टू 80U। सर ये 80C से 80U बहुत तंग करता है। मैं इससे पहले वाला क्लासेस में जिन लोगों ने सारा का सारा हेड पढ़ के आया, हर बार ये बात होता रहता है। तो आज मैं आपको वही 80C से 80U में बात करने के लिए मैं भी पागल हो गया था। मैं बोला आज तो करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। रोज हर क्लास में ये चैप्टर 6A में देखा जाएगा, चैप्टर 6A में देखा जाएगा, बोलते बोलते आप लोगों का दिमाग खराब किया। तो आज मैं आपको वही बात करूंगा, पूरा डिडक्शंस को एक एक सेक्शन वाइज बात करूंगा सर, और फिर जाके आपको मिलता है टोटल इनकम, ठीक है। तो जब तक आप जीटीआई कैलकुलेट कर लेते हो, मैं यहाँ पर मान के ये चलूंगा कि आपको जीटीआई कैलकुलेट करना आता है, या फिर नहीं आता है तो बाद में कर लेना। क्वेश्चन कई बार सिर्फ डायरेक्ट जीटीआई देके डिडक्शंस का अलग अलग प्रोविजंस उठा के आपको सवाल कर देते हैं कि कैलकुलेट करो, लेकिन इसके लिए आपको डिडक्शन जानना जरूरी है, जो चैप्टर 6A एंड 80C से लेके 80U के सेक्शंस में बातचीत किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन आज नहीं सर, मतलब अभी अगला 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन डिडक्शन से कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब एक बंदा 12 लाख इनकम लेके गया है एक टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पास, और जाके बोला कि भाई देखो मेरा 12 लाख हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, मैंने कुछ हेल्थ इंश्योरेंस भरा, मैंने कुछ प्राइम मिनिस्टर फंड में डाला, मैंने कुछ साइंटिफिक रिसर्च में दिया, मेरा एक डिसेबल बच्चा है, मैं उनके लिए अलग से खर्चा करता हूँ, तो क्या कुछ मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो वो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जैसे कि आप लोग जैसे CA CS वाले, ये क्या करेगा, इनको पता है कि कहाँ कहाँ से वो एडजस्टमेंट हो सकता है, वो सारा का सारा डिडक्शन एडजस्ट करके फिर आपको बोलेगा कि सर आपका 12 लाख तो हो रहा था, लेकिन मैंने आपका 3 लाख बचा दिया। सर कैसे बच सकता है, वही तो सीखना है। 12 लाख इनकम से 3 लाख आपको हटा देगा, आपका इनकम 9 लाख हो जाएगा, या वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पर एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इसी तरह से आपको डिडक्शन हेल्प करता है, किसी का भी इनकम रूल्स में रह के, प्रोविजंस पे रह के कम कर देना और टैक्स लायबिलिटी कम हो जाना। बोलो सर, आप लोगों को बात समझ में आया कि आखिर डिडक्शंस पे कैसे पहुंचते हैं। हेलो, तो फिर इनकम टैक्स का मैं फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ ध्यान से। Yes. सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट काम क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना। सेकेंड काम क्या है, क्लासिफिकेशन करना कि आप क्या क्या सोर्स से इनकम करते हो, और उस पर्टिकुलर सोर्स लाइक सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, PGBP हो, तो मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस हो, कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, जो भी हेड से आप इनकम करोगे वो सारा का सारा हेड, उसका उसके अंदर का प्रोविजंस, उसका डिडक्शन, उसका एग्जेम्पशन, सभी हेड का अपना अपना है, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूँ, यही इनकम टैक्स का सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको डिडक्शंस तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। फर्स्ट पॉइंट था रेसिडेंशियल, सेकेंड पॉइंट है 5 हेड्स को
समझना। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड इज क्लबिंग, ठीक है। थर्ड इज क्लबिंग। क्लबिंग क्या हो गया? क्लबिंग मतलब हो गया ना सर कि वो कई बार हस्बैंड वाइफ अपना इनकम कम दिखाना चाहते हैं, या तो हस्बैंड चाहते हैं या तो वाइफ चाहते हैं, जिसका इनकम ज़्यादा होता है। मैं आप लोगों को क्लास में अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन जी के एग्जाम्पल से करवाया, आप लोगों को क्लैरिटी है। जिन्होंने नहीं किया डोंट वरी, सब आगे आगे होगा। अच्छा, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है, सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट हो सकता है, पीजीबीपी के साथ कैपिटल गेन, सबके साथ सब एडजस्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो चैप्टर जब आऊंगा बताऊंगा। इसके बाद आपको मिल जाता है फिफ्थ पॉइंट में जीटीआई, और फिर जीटीआई जब भी आपको मिल जाए, अब इस जीटीआई से आप डिडक्शंस निकालो, इस जीटीआई से आप डिडक्शंस को लिस्ट करो, और यही डिडक्शंस कैलकुलेट करने के लिए अभी आज का माथापची। तो आज का माथापची किस लिए? डिडक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं आपको कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब आपके लिए एग्जाम क्वेश्चन, मतलब एग्जाम का सवाल क्या है, वास्तव में ऐसा होता है तभी एग्जाम में पूछते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में क्वेश्चन तभी होता है ना कि जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरह का सिचुएशंस बनते हैं, तभी आपको पूछा जाता है। तो आपको वैसे ही रेडी होना है, क्योंकि अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आके काम करना होगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम आपको करना है, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको बहुत सारा है। मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे आज थोड़ा इजी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कल या नेक्स्ट वीक से और थोड़ा सा मतलब महंगा क्वेश्चन उठाऊंगा, मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस वाला। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। सर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स 2022-23 में 8 लाख बोला। अरे भाई यहाँ पर भी 8 लाख हो गया, मैं वहां पर 8 लाख ऐसे ही मनगढ़ंत बोल रहा था, ये भी 8 लाख बोल दिया। He has made the following investment। ध्यान से सुनिए सर, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना है, आपको मैं रियल लाइफ दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रोविजन जानना होगा। मिस्टर एक्स का 22-23 का इनकम है 8 लाख। सर ये 22-23 चल रहा है ना असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 22-23 है, और प्रीवियस ईयर क्या है बोलो? 21-22 है ना। असेसमेंट ईयर मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका इनकम कैलकुलेट होता है, और प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल का इनकम कैलकुलेट होता है। मतलब 21-22 में इनकम करोगे और 22-23 में टैक्स दोगे, सिंपल बात है, ये यही नॉर्मल तरीका होता है। 21-22 में आप जो इनकम करोगे, 22-23 में आप उसको टैक्स पे करोगे। मतलब ऐसे बोलते हैं हम लोग प्यार से कि 21-22 में कमाना है और 22-23 में गवाना है। मतलब ऐसे भी बोलो, प्रीवियस ईयर में कमाना है, असेसमेंट ईयर में गवाना है। गवाना मतलब टैक्स देना, ठीक है। सो बात ऐसा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो असेसमेंट ईयर में जो 8 लाख का इनकम बता रहे हैं, ही हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। ये जो मिस्टर एक्स है, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट और पेमेंट भी किया 21-22 में, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो भी बोले आपको। सर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्होंने 1,10,000 जमा किया, मतलब अपने भलाई के लिए हुआ है ना। प्रोविडेंट फंड में अपने ही वेलफेयर होता है ना, फैमिली का वेलफेयर हो जाता है। रिटायरमेंट के टाइम पे आप वहां से पैसा निकाल के आपको फायदा हो जाता है, आपका रिटायरमेंट का गुजारा बन जाता है, या फिर कोई ज़रूरी खर्चा निकल जाते हैं। तो सरकार, मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था, आप अपने लिए अगर कोई बेनिफिट या वेलफेयर कर रहे हो, तो सरकार भी आपका वो अपना वेलफेयर भी सोचता है कि अच्छा बच्चा ये अपने वेलफेयर के लिए सोच रहा है, क्योंकि सरकार भी तो पब्लिक वेलफेयर में ही काम करता है, और उसी के लिए हमसे टैक्स लेते हैं, है ना। सरकार हमसे टैक्स क्यों लेता है? हमारे वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब कोई बोलेगा वेलफेयर कहाँ हो रहा है, अब इसके लिए मुझे अभी क्या बैठे बैठे दिखाऊं कि क्या वेलफेयर करते हैं? एक वेलफेयर तो देख लो भाई, हम लोग देश के अंदर सेफ है क्योंकि बॉर्डर में जवान लड़ते हैं, ठीक है। चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनसे हमें बचाते हैं, तो इसके लिए हम टैक्स देते हैं और हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी देखने का काम करते हैं। एक एग्जाम्पल है, जस्ट वन एग्जाम्पल, बिग एग्जाम्पल। भारत जैसे विशाल देश, इसको देखने के लिए सरकार को बहुत पैसा चाहिए। ये बात मान लो सर, ये बात मान लो। हम लोग मानना चाहते नहीं है, क्यों जानते हो? बिकॉज हमें ना ये देश के बारे में नॉलेज रखने का मन ही नहीं करता कि भाई इतना बड़ा देश चलता कैसे है। इसके बारे में हम लोग सिर्फ सोचते हैं पॉलिटिशियन है, करप्टेड है, ये एक परसेप्शन बन गया। अरे ठीक है, हो सकता है करप्टेड, लेकिन फिर इतना बड़ा देश चलता कैसे? अगर सब करप्टेड होता तो फिर 2 मिनट में फिनिश हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, मतलब ऐसे नहीं कि सारे के सारे करप्टेड है, ठीक है। कुछ करप्शन हर चीज में है, ठीक है। घर में
कुछ अच्छा खाना भी बनता है तो कुछ बुरा खराब खाना भी बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे कोरप्टेड है, कोरप्टेड होता ना तो आज हम लोग अभी मतलब हम लोग आज चाइना के अंदर मतलब कंट्रोल में हो जाते, ठीक है। जैसे तिब्बत को ले लिया चाइना, ऐसा आज भारत को भी ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, भारत बदल गया सर अभी। तो इतने बड़े देश को देखने के लिए सरकार को बहुत पैसा चाहिए, ये बात मान लो। तो ऐसा ही बात है, सरकार वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये वाला बात किया बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप अपने लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। मिस्टर एक्स अपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने वेलफेयर के लिए कर रहा है। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एपीजे स्कूल न्यू दिल्ली फॉर एजुकेशन ऑफ हिज सन, उनका बच्चा क्लास 11 में पढ़ते हैं और वहां पर ट्यूशन फीस भर रहा है 45,000 का। तो क्या ये बेनिफिट मिल सकता है? अब देखो आगे, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मिस्टर एक्स ने लोन लिया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मिस्टर एक्स ने लोन लेके रखा 25,000 का, ठीक है। तो क्या ये लोन का जो अमाउंट लेके रखा, क्या ये बेनिफिट मिलेगा उनको टैक्स में? देखना पड़ेगा आगे। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव, सर पता नहीं है ना, मुझे भी नहीं पता। अब आगे आगे मैं आपको प्रोविजंस बताऊंगा तो मुझे भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। तो प्रोविजंस जानना जरूरी है। अब ऐसे जानो कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, अब जानना है, ये सोच के काम करो, ठीक है, कि कुछ नहीं पता, जानना है, अब तभी ना जानकारी सही मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ एलआईसी, एलआईसी का कोई अप्रूव्ड पेंशन फंड है, उसमें आपने 1,05,000 डाल दिया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का, फैमिली के लिए ऑब्वियसली। आपको पूछा जा रहा है कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये एक मिस्टर एक्स की कहानी है। मिस्टर एक्स 8 लाख इनकम लेके और 4-5 तरह का इन्वेस्टमेंट और पेमेंट लेके टैक्स कंसल्टेंट के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं उनको कि भाई मेरे को कितना डिडक्शन मिलेगा, बताओ ना भाई, ठीक है, मेरे को कितना डिडक्शन मिलेगा बताओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको बनना है ना एक्सपर्ट। चलो सर बनते हैं हम लोग एक्सपर्ट। सर अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आधा घंटा बाद आएंगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या आपको सिनेरियो समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। सभी को पूछ रहा हूं मैं, क्या आप लोगों को सिनेरियो समझ में आ रहा है कि डिडक्शन चैप्टर हमें कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। डिडक्शंस पढ़ने से हमें किस तरह से इस तरह का प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम दिखाए, सोल्यूशन नहीं आए अभी, सोल्यूशन तो हो जाएगा, पहले प्रॉब्लम समझना चाहिए। ये देखो ये भी एक इंसान है, ठीक है, मिस्टर ए। प्रॉब्लम समझो कि डिडक्शन चैप्टर क्यों पढ़ना है, बिकॉज देखो सर प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए एज 40 ईयर्स, 40 साल के हैं, 40 का हो या 50 का क्या फर्क पड़ता है, आगे देखो। लेकिन एज फर्क करता है सर, ठीक है। कुछ कुछ एरिया है टैक्स के अंदर जहां एज वाइटल होता है, इसलिए एज देख के इग्नोर ना करना हमेशा, कभी बार एज को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वो सीनियर सिटीजन वगैरह के केस में बेनिफिट थोड़ा क्या होता है, सीनियर सिटीजन के केस में बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, इसलिए एज 40 है कि 60 है कि 80 है, आपको जरूर एक बार गौर करना चाहिए। तो मिस्टर ए एज 40 पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस भर रहे हैं, ठीक है, मेडिक्लेम मिलेगा, मेडिक्लेम मिलेगा जब जरूरत होगा। प्रीमियम भर रहा है 20,000 करके ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस, अपने लिए भी और अपने बीवी के लिए भी। मिस्टर है तो मिसेस के लिए कर रहे हैं। He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to ensure the health of his father, अपने फादर के लिए भी कर रहे हैं जो 63 के हैं और सीनियर सिटीजन है। Who is not dependent on him, लेकिन उनके पापा इनके ऊपर, मिस्टर ए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब पापा का खुद का काम है या फिर अगर पहले जॉब भी करते थे पेंशन उनको भी मिलता है। ही कंट्रीब्यूटेड टू, मतलब ये अजम्पशन है हमारा, डिपेंडेंट नहीं है का मतलब क्या है कि पापा अपना इनकम कर लेते हैं। ही कंट्रीब्यूटेड टू 3600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हेल्थ स्कीम है ड्यूरिंग द ईयर में, 3600 का उसमें डाला। ही हैज इनकर्ड 3000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब कोई रोग ना हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए रोकने के लिए, मतलब किसी भी तरह का डिजीज को रोकने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऐसे लोग करते हैं ना आजकल, होल बॉडी चेकअप लोगों का आजकल एक शौक हो गया कि करना चाहिए ठीक है, एक आजकल ये एक फैशन है सर, आजकल फैशन का मतलब मेरा कहने का मतलब चलन है, ठीक है। तो लोग आजकल होल बॉडी चेकअप करने जाते हैं,
उसमें से अलग अलग अगर प्रॉब्लम निकलते हैं फिर कंसल्ट करके दवाई लेते हैं या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं करते हैं। तो हेल्थ चेकअप के लिए उन्होंने हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस के लिए 4,000 बाई चेक पेमेंट किया ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज फादर। ठीक है, अच्छा 3,000 अपने लिए और स्पाउस के लिए एंड 4,000 अपने फादर के लिए। आपको पूछा जा रहा है कि सर आप डिडक्शन कैलकुलेट करो 80D के तहत, 80D के तहत असेसमेंट ईयर 22-23 में क्या होगा। सर पता नहीं, अभी हम लोग सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं सर, अभी हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। ऐसा और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आपके सामने 2 प्रॉब्लम रखा, 2 प्रॉब्लम, ये तो बस शुरुआत है। तो सर कितना प्रॉब्लम हो सकता है, चलो अभी डिडक्शंस को समझते हैं। ठीक है, ओके सर, बात समझ में आ रहा है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? यस सर। अरे सबको समझ आ रहा है? प्लीज टेल मी सर। ओके सर, देखो मतलब बेसिकली अगर आप डिडक्शन चैप्टर को अच्छे से समझते हो तो अपने क्लाइंट को आप बहुत हेल्प कर सकते हो। अच्छा क्या आपको दिख रहा है ठीक से, मुझे बताइए थोड़ा। ये एक ओवरव्यू लिस्ट है, यस ठीक सर। है, ये एक ओवरव्यू लिस्ट है। इस ओवरव्यू लिस्ट के अंदर आपको कितना तरह का डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई हो सकता है इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। अगर आप कुछ पेमेंट करते हो तो वो आपको इनकम पे लेस करेगा। अगर आप कुछ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, कुछ इनकम करते हो तो वो भी आपकी इनकम से लेस होगा। लेकिन लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लेस करोगे, ऐसा नहीं है, लिमिट है, आगे आगे बताऊंगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम एंड अदर डिडक्शंस कुछ है सर, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये यही चर्चा पूरा का पूरा अभी चलेगा 2-3 क्लास, ठीक है, जिसमें 80C है, 80CCC है, 80CCD है। सर ये याद रखना जरूरी है, बिल्कुल एकदम दिलो दिमाग में घुसा लो, पहले दिल में फिर दिमाग में। दिल को बोलो, दिल को बोलो कि दिमाग को याद रखाने के मतलब रखने के लिए, ठीक है, दिल को ये बता दो कि भाई याद रखना है, यस याद रखना है। सेक्शन 80C नॉर्मली कहाँ लगता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा भरोगे, प्रोविडेंट फंड में पैसा भरोगे, ठीक है। अगर आप अपने लिए भरते हो, ठीक है, अपने लिए नॉर्मली ये सब करते हैं लोग, तो आप अपने लिए जो पैसा रखते हो ना उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट, क्या बेनिफिट, आगे का विषय है, मैं आपको वो भी बताऊंगा सर, ठीक है। कितना बेनिफिट मिलेगा, कहाँ कहाँ कितना मैक्सिमम अमाउंट आप लेस कर सकते हो, वो सारा चीज आपको मैं भी बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप एक बार ये तो देख लो सर कि कितना सारा सेक्शंस आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। जैसे 80C में LIP PPF ये सब हो गया, 80CC में हो गया सर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अगर आप पेंशन फंड में पैसा रखते हो, ठीक है, तो उसमें आपको 80CCC का एरिया है। 80CCD जो है वो आपका हो जाता है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 80D मेडिकल इंश्योरेंस जो अभी आपसे बात कर रहा था, 80D उसमें बात करते हैं। लेकिन सर रेस्ट्रिक्शन वगैरह, सर ये तो मैं फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ, पेमेंट्स अलग अलग पेमेंट्स का एक समरी बता रहा हूँ। अभी भी मैं आपको किसी भी सेक्शन का डिटेल्स नहीं बताया, बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अभी मैं बस आपको नाम गिनती करा रहा हूँ। सर ये जरूरी है क्या? अरे जरूरी है तभी ना कर रहा हूँ। 80DD, सर 80DD क्या है? सर 80DD होता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट और डिसेबल्ड। डिपेंडेंट डिसेबल्ड मतलब जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और वो डिसेबल है, डिपेंडेंट है और डिसेबल है, ठीक है। तो ऐसे जो भी है आपका, ठीक है, चाहे वो भाई हो बेटा हो, होता है ना, ठीक है। जैसे मैं आज ही देख रहा था यूट्यूब में एक हुआ आया था, आई थिंक आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, वायरल होता है ये सब चीजें। एक पंजाबी लड़का है, लड़का वही है, मतलब एक एक्चुअली वो लोग दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, शरीर में पैर 2 ही है उनका, लेकिन बॉडी 2 अलग अलग है, मतलब पूरा शरीर का दोनों अलग अलग हिस्सा है, मतलब दोनों हाथ भी है, बॉडी भी अलग है, हेड भी अलग है, ब्रेन भी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन उनका पैर जो है वो एक है। हाँ ट्विंस। हाँ ट्विंस, ट्विंस है, मतलब बट वो दोनों अलग नहीं है, एक ही है। देखा है सर।
बहुत वायरल हुआ है, इसीलिए मैं सोचा शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बहुत ही मुश्किल का बात है सर, मतलब ऐसे कैसे इंसान अपना जिंदगी 19 साल का हो गया ऐसे करते करते, ठीक है। तो डिसेबिलिटीज होता है सर लोगों का, बहुत अलग अलग डिसेबिलिटीज होता है। तो अगर आप किसी ATDD के तहत इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ठीक है, तो इनके लिए अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट कराने का खर्चा वगैरह करते हो, इन्हें भी आपको, इस पे भी आपको मतलब माइनस होता है, आपका डिडक्शंस मिलता है टोटल इनकम से। तो ये सब सेक्शन आपको दिमाग में रखना होगा कि किसके लिए कौन सा सेक्शन है, ठीक है। कि अगर मैं डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए मेंटेनेंस का खर्चा कर रहा हूँ, उनके लिए ट्रीटमेंट का खर्चा कर रहा हूँ, तो वो मेरा ATDD का बात है सर, ठीक है, दवा दारू का बात है, ठीक है। ATDDB सर, ATDDB भी वही है, पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट, स्पेसिफाइड डिजीज लाइक कोई बड़ा सा डिजीज हो, स्पेसिफाइड जो गवर्नमेंट के हिसाब से काफी अलग टाइप का डिजीज हो, ठीक है, जिसमें खर्चा भी बहुत होता है, ठीक है। स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट के लिए अगर आप किसी का कोई खर्चा चल रहा है, ठीक है, अपने लिए या फिर परिवार के किसी के लिए, ठीक है, तो वो खर्चा भी आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो, जो ATDDB के अंदर बोला गया है। सर ATE के अंदर नॉर्मली इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो ना, तो ATE में डिडक्शन मिल सकता है आपको। सर ATEE और ATEEA in respect of interest payable on loan borrowed for acquisitions of house property by an individual, अगर आप लोन लेते हो किस लिए, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मतलब घर खरीदने के लिए आप लोन लेते हो, तो उसके लिए भी अगर जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ना, वो भी आपको डिडक्शन के तौर पे मिल सकता है। अब यहाँ पर एक बात है सर, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी एक डिडक्शन मिलता है, अगर आप वहां क्लेम करते हो तो यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, वो सब मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। एक साथ दोनों बेनिफिट नहीं होता है, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने देखा सर सेक्शन 24 सबसेक्शन B के तहत भी आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वहां पर भी आप देते हो, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ATEE और ATEEA 80C से ATU का जो एरिया है चैप्टर 6A के अंदर, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल, ये छूट मिलता है, डिडक्शन मिलता है। बाकी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर जब करेंगे या जिन लोगों ने करके कर लिया उनको पता है कि वहां पर भी एक अलग से डिडक्शन मिलता है, हर चैप्टर का अपना अपना डिडक्शन एग्जेम्पशन है, ठीक है। और 80C से लेके 80U का भी एक लंबा एरिया है। सर क्या एक साथ दोनों बेनिफिट मिलता है एक ही खर्चा के लिए, एक ही खर्चा के लिए या एक ही इनकम के लिए एक साथ दो बार बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं सर, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस है। एक ही खर्चा के लिए दो बेनिफिट नहीं, मतलब पर्टिकुलर हेड में अगर बेनिफिट ले लिया तो इधर मत लेना, अगर इधर बेनिफिट ले लेना तो पर्टिकुलर हेड में मत लेना। नॉर्मली क्या होता है, अगर हेड में ही नॉर्मली पहले काउंटिंग होता है, अगर वहां ले लिया तो यहाँ नहीं मिलेगा, अगर बाई चांस वहां लेने भूल गए या फिर उस टाइम पे वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था तो आप यहाँ पर ले सकते हो, 80C से 80U में ले सकते हो। आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना सर, क्लैरिटी हो जाएगा कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा बात और किस लिए बोल रहे हैं। अभी थोड़ा कहानी पे ध्यान दो कि कितना सारा कहानी बना के रखे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे लिए, ठीक है। ATEEB in respect of interest payable on loan taken for purchase of electric vehicle, सर आजकल तो बढ़िया चल रहा है मार्केट, हाँ किसी ने खरीदा क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सर, अरे इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बेचा मार्केट में, तो क्या नाम है, टाटा नेक्सॉन ना। यस सर, मारुति ने भी 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल में। मारुति ने भी किया, आजकल सभी कोई कर रहा है, लेकिन टाटा नेक्सॉन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा मार्केट में पहले ही उन्होंने एकदम तोड़ू फोड़ू कर दिया था। ये इलेक्ट्रिक है ना, ये जो मैंने ओपन किया, हाँ सर, या इलेक्ट्रिक नहीं है, मुझे नहीं पता, कैसे पता चलता इलेक्ट्रिक। सर नेक्सॉन ईवी टाउन इलेक्ट्रिक, नेक्सॉन ईवी, अच्छा ईवी लिखना पड़ेगा, ईवी, ये इलेक्ट्रिक है ना, हाँ ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ले, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, एनवायरनमेंट को बेनिफिट है, पेट्रोल डीजल को लेके मारामारी जो चलता है उसमें कुछ बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहने से भी नहीं होगा। हम लोग जब तक सुविधा नहीं मिलता है इलेक्ट्रिक का तब तक हम लोग इसमें पूरा का पूरा तो नहीं जा सकते,
बट हाँ कुछ लोग ले रहे हैं, स्पेशली जो लोग सिटी या टाउन्स में रहते हैं, जिनका आना जाना सिटी के अंदर है, चार्जिंग स्टेशन में दिक्कत नहीं है, वो लोग ले रहे हैं। हाँ लॉन्ग रन के लिए अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल डीजल कार को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। उसके लिए हर 5 किलोमीटर अंतर अंतर आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट चाहिए, 5-10 किलोमीटर छोड़ छोड़ के। और सबसे बड़ी बात है सर कि चार्जिंग टाइम काफी लंबा है। फास्ट चार्जिंग 2 घंटा, आई थिंक मुझे जितना खबर मिला था, फास्ट चार्जिंग 2 घंटा में होता है, तो 2 घंटा वेट करना। हाँ बोलो सर, सही बोला क्या मैंने या गलत बोला? सही है सर, 5 रुपए में मतलब 5 मिनट में पेट्रोल डल जाता है, 2 घंटा कौन वेट करे। वही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सर कि मतलब जब चार्ज खत्म हो जाए तो फुल चार्ज करवाने में, जैसे हम लोग तेल भरते हैं ना, फुल टैंकी करते हैं, तो फुल चार्ज करने में 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा फास्ट चार्जिंग में होता है। और नॉर्मल घर में करो तो 7-8 घंटा जो नॉर्मल प्लग पॉइंट में होता है। तो घर का बात अलग है, लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर 2 घंटा वेट करके चार्ज देना पड़ेगा। अब इसका कोई सोल्यूशन निकल जाए फास्ट चार्जिंग का तो कुछ बात बन सकता है। अभी फ्यूचर है, देखते हैं क्या होता है। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि फ्यूचर में धीरे धीरे लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो ईईबी का सेक्शन दिया है। अगर आप लोन लेते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो उस लोन के इंटरेस्ट पे भी आपको टैक्स में बेनिफिट दिया जा रहा है। मजेदार पॉइंट है ना सर। 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। अगर आप किसी जगह में डोनेट कर रहे हो, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जहाँ चैरिटी होता है वहाँ कुछ दे रहे हो, तो 80G के तहत वहाँ पर भी आपको छूट मिलेगा। सर कितना क्या मिलेगा वो तो बताओ। अरे बताएंगे, रुको तो सही। अच्छा 80GG इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। अगर आप किसी जगह में रेंट पेड वगैरह कर रहे हो 80GG के तहत, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, बट डिटेल्स डिस्कशन करेंगे 80GG के अंदर। 80GGA इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन कर रहे हो या रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन कर रहे हो तो 80GGA के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा, टैक्स में डिडक्शंस मिलेगा। सर 80GGB इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। कंपनी जब पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन प्रोवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, नॉर्मली सर पॉलिटिकल पार्टी को फंड चाहिए होता है, ठीक है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सीपीआईएम हो, सभी को कंपनी के पैसे से ही अपना फंड जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक है। उपाय नहीं है, नहीं तो कैंपेन कैसे करेगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को जो कंट्रीब्यूशन मिलता है कंपनीज के लिए, ये बेनिफिट कंपनी ले सकता है, इंडिविजुअल नहीं, हाँ कंपनी ले सकता है। अच्छा 80GGB or 80GGC in respect of contribution given by any person to political party, point to be noted। कंपनी करे तो 80GGB, और कोई नॉर्मल पर्सन करे तो कोई भी और, कंपनी छोड़ के एनी पर्सन इन द सेंस नॉट जस्ट इंडिविजुअल, कोई एसोसिएशन हो सकता है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, कोई सोसाइटीज हो सकता है, ठीक है। कंपनी छोड़ के कोई और अगर पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट करे तो 80GGC के तहत वो बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। तो ये है आपका अलग अलग पेमेंट की कहानी। अगर आप पेमेंट इस तरह का पेमेंट करोगे तो आपको 80C से लेके 80U के अंदर ये सब सेक्शन के तहत डिडक्शंस मिलेगा। सर कितना मिलेगा, अमाउंट कितना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वेट एंड वॉच। अच्छा सर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। अगर आप इनकम करोगे तो वो इनकम भी आपको डिडक्ट करने का मौका मिलेगा टोटल इनकम से। सर ये भी होता है क्या? हाँ सर ऐसा भी होता है, इनकम करेंगे बट वो इनकम भी डिडक्ट हो जाएगा। सर सेक्शन 80JJAA 80JJAA इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। अगर आप किसी न्यू एम्प्लॉयमेंट करते हो किसी को, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ठीक है, ये जो इनकम यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, मैं इस सेक्शंस के अंदर थोड़ा डिटेल से मैं बात करूंगा सर, तो आपको और क्लैरिटी होगा कि किस तरह से ये डिडक्शन अवेलेबल होता है। 80 RRB इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। सर रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स क्या हो गया? जैसे मानो कि आपका कोई आविष्कार है, ठीक है, या फिर आपका कोई एसेट्स है जिसका आपको रॉयल्टी मिलता है। जैसे मानो बहुत सारी चीज़ों में से रॉयल्टी होता है, जैसे मानो आपका कोई बहुत ही पुराना एसेट्स है जो किसी को आप यूज करने के लिए देते हो, कोई मशीनरीज है, ठीक है, कोई स्पेशल फार्मूला है आपका,
जिसमें आपका पेटेंट बना हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि उसमें आपका पेटेंट है तो आपको बदले में क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा, ठीक है। रॉयल्टी को नॉर्मली बंगाली में बोलते हैं, हिंदी बंगाली में मतलब राज कर टाइप का, बट आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। बट इसको रॉयल्टी मतलब सिंपली भाई मेरा है, अगर आप यूज करोगे, मेरा उसमें पेटेंट बना हुआ है, ठीक है, तो आपको मुझे रॉयल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, बस सिंपल बात है। तो वो रॉयल्टी इनकम में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, जो ETRR भी कहते हैं, और ATQQ भी, ये भी एक सेक्शन है। इन पे आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा ऑफ ऑथर्स सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स, मतलब ये स्कूल के कॉलेज का जो किताबें होते हैं ना, ये वाला किताब नहीं। अगर आप कोई स्पेशल टाइप ऑफ किताबें लिखते हो, एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक बुक्स हो सकता है, स्टोरी बुक्स हो सकता है, अगर आप इससे आपको कोई रॉयल्टी इनकम होता है ऑथर को, तो वो इनकम पे भी ऑथर डिडक्शंस ले सकते हैं QQB के तहत, बट टेक्स्ट बुक ऑथर नहीं। हाँ सर, जो स्कूल कॉलेज के लिए किताबें होते हैं वो वाला नहीं, स्पेशल किताब। अच्छा, तो ये हो गया डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ये सर्टेन इनकम्स है। और कुछ है अदर इनकम। अदर इनकम में जैसे फेमस सेक्शन ये हो गया ATTTA इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट लेते हो, सर इसका भी एक लिमिट है, मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो एक सर्टेन लिमिट तक आपको डिडक्शन मिलता है। ऐसे हर चीज का ही लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड किसी भी जगह में प्रॉपरली नहीं है। बहुत वेरी फ्यू एरिया है जहां आपको 100% मिलेगा, बट मैक्सिमम जगह में रेस्ट्रिक्शन के साथ ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ATTTB इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में TTB आ जाता है, जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उन्हें भी डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका TTA TTB। तो वेरी दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह में पूछते हैं सर ये दोनों सेक्शंस। ऐसे सारा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80C से 80U का पार्ट है, तो कहीं पर भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बट कुछ होता है ना क्वेश्चन के अंदर कॉमन, ठीक है, वो कॉमन के अंदर ये सब बहुत देखा जाता है। अदर डिडक्शंस के अंदर आता है सेक्शन 80U, जो डिडक्शंस इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी का कुछ खर्चा होता है किसी के लिए भी, ठीक है, उसमें वो अदर डिडक्शंस पे ये डिडक्शंस 80U में मिलता है, ठीक है। तो डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर इस पे कोई खर्चा या कुछ भी होते हैं तो ये वाला आपका अदर डिडक्शंस में आ जाता है। तो ये है ओवरऑल एक डिस्कशन 80C से 80U के अंदर मेन क्या क्या एरिया है। क्या आप लोगों को समझ में आया? मतलब डिटेल्स तो नहीं बोला मैंने, Yes, बस sir. नाम बोला मैंने, बस आपको मतलब बेसिकली एक शो होता था पहचान कौन, ठीक है, एक लाफ्टर चैलेंज होता था, आप लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग जब छोटे थे तब होता था, ठीक है, पहचान कौन, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया पहचान कौन, ठीक है, कि भाई पहचानो कि क्या क्या सेक्शन है और उसमें क्या क्या इनकम या पेमेंट्स या खर्चा, ठीक है, आपको नॉलेज में रखना चाहिए। मतलब इन सिंपल समरी करें तो आप ऐसे सोचो कि भाई ऐसा ऐसा पेमेंट के केस में आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा ऐसा इनकम के केस में आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, डिसेबिलिटीज वगैरह के केस में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये नॉलेज के साथ आप डिडक्शन चैप्टर अभी धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए सारा का सारा नोट्स रेडी करके रखा, मैं आप लोगों को क्लास के बाद शेयर करूंगा। एक कैप्सूल भी रेडी किया, ठीक है, कैप्सूल मतलब बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा एरिया बता देगा सर, ठीक है। ये कैप्सूल नॉर्मली हर बार प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देखो सर, ये आपका डिडक्शंस फ्रॉम GTI का चैप्टर 6A का पूरा कैप्सूल है, जिसमें आप 80C से लेके, आपको दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को, देखो यहाँ पर 80C, इसका 80C के अंदर क्या क्या है पूरा बोला है यहाँ पर। मैं थोड़ा आज डिटेल्स में बात करूंगा, लेकिन ये पूरा कैप्सूल वाइज भी बोला गया है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल क्यों नाम दिया गया, इनकम टैक्स में कैप्सूल में सारा का सारा सेक्शंस को एक 10-15 पेज के अंदर, ठीक है, जहां 500-550 पेज का इतना सारा सेक्शन मेन पॉइंट को 10-15 पेज के अंदर डाला गया। तो इसमें डिडक्शन सिर्फ यहाँ पर डिडक्शन है, ठीक है। इसमें 80C 80D 80CCC 80CCD सब कुछ है। इस तरह से एकदम कहाँ जाके खत्म होता है सर, 80U में जाके। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? हेलो, Yes, sir. शेयर करूंगा आपसे, मतलब रात को सोने के टाइम पे कैप्सूल लेके ही सोइएगा, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है सर। इनकम टैक्स में याद बहुत रखना पड़ता है सर, कुछ कर नहीं सकते। चार्टर्ड बनोगे, CMA बनोगे, CS बनोगे, दिमाग तो खराब करना है ना।
ठीक है, दिमाग खराब करने से पहले दिमाग को सही रखो, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज डिप्रिशिएट होता है कि नहीं होता? हर एसेट डिप्रिशिएट होता है, ये सुनो। यस सर। तो पहले एसेट बनाओ, ठीक है, एसेट बनाओगे तो एसेट एप्रिशिएट होगा, क्योंकि अभी आप लोगों का बनने का समय है, अभी आप लोग एप्रिशिएट हो जाओगे नॉलेज वाइज। फिर धीरे धीरे एसेट को इतना यूज करना नॉलेज को, मतलब देते देते खत्म हो जाना, और जब बूढ़ा हो जाओगे तो नॉलेज तो शायद रहेगा, बट नॉलेज लोगों को बांटते बांटते खत्म होकर, ठीक है, कंपनी में काम करो, खुद के लिए काम करो, डिप्रिशिएट होते होते खुद भी खत्म हो जाओ, यही जीने का तरीका है। हाँ सर, सीरियसली सर, फिर स्पिरिचुअलिटी जैसा बात सुनने को लग रहा है। नहीं सर, ऐसे ही बोल दिया। अच्छा चलो, अब थोड़ा डिटेल्स जानकारी चाहिए और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिटेल्स जानकारी चाहिए तो क्यों ना हम यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, एक ही बात है। क्या आप लोगों को ये क्लियर कट दिख रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ सर। चलो ठीक है, बहुत सारा जगह है, ये मेन नोट से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा का पूरा सेक्शन वाइज समरी है, लेकिन चलो हम लोग कैप्सूल से ही पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सर 80C में आ गए, अरे सब कोई सुन रहे हैं ना? आई होप सुन रहे हैं आप लोग अच्छे से। ये सुनोगे तो अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, वो याद है ना, दो प्रॉब्लम आप लोगों को स्टार्टिंग में सुनाया था, ठीक है, मिस्टर एक्स का और यस सर। मिस्टर ए का। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व 8 करने लाख के लिए 8 लाख, हाँ वेरी गुड सर, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी ठीक से सुनो, ठीक है, क्योंकि ये ठीक से सुनोगे तो प्रॉब्लम भी ठीक ठाक से सॉल्व भी हो पाएगा। ओके, 80C, 80C क्या बताते हैं? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होता है। 80C एप्लीकेबल होता है किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। सर एचयूएफ मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली, सर नॉट जस्ट हिंदू, ठीक है। सर मुस्लिम के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुस्लिम का कुछ पर्सनल लॉ है, उसको रेस्पेक्ट करने के कारण उनको एचयूएफ में नहीं रखा गया। एक्चुअली भारत के अंदर जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है ना, ठीक है, वो जॉइंट फैमिली बिजनेस जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट इनके बीच में देखा जाता है, एचयूएफ में वो सब शामिल है, ठीक है। आप लोगों को मैं रोज बोलता हूँ, आप लोग सोचते होंगे शायद सर जाति भेद धर्म का बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये जो पुराना सिस्टम है भारत का, ठीक है, इसमें इस्लाम को इसलिए नहीं रखा गया बिकॉज इस्लाम का जो जॉइंट बिजनेस है ना, उसमें जो अधिकार का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ठीक है, इन सभी के केस में मैटर सेम, ठीक है, बिकॉज इसका मेन रीजन है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सभी चीजें भारत का है, ठीक है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से इंडिया में आया था, ठीक है। तो ये सब हिस्टोरिकल मैटर है, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, तो इसमें मैं ज्यादा चर्चा और नहीं करूंगा, ठीक है। तो सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये इन लोगों को भी एचयूएफ के अंदर डाला जाता है, जो इनका भी जॉइंट फैमिली बिजनेस है। जॉइंट फैमिली बिजनेस कैसे पहचानोगे रियल लाइफ में? सर एंड सन्स, ग्रैंड सन्स, एंड डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स देखते होंगे रास्ते में। अरे ये एंड सन्स ग्रैंड सन्स वाले दुकान देखे होंगे, नहीं देखे? बोलो सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके सर, तो वही है एचयूएफ, वही सब है एचयूएफ। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये 80C एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली, दो भाई है, चार भाई है, पांच भाई है, बहन है, सबको मिलके जॉइंट फैमिली बिजनेस है, चलाते हैं, ठीक है। मेरे मेरे फैमिली में है सर, मेरे मैटरनल साइड में है, मतलब मदर साइड में स्वीट शॉप है सर, ठीक है, कोलकाता में ही है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 6 भाई 4 बहन सभी जॉइंट में हैं, और एक साथ दुकान चलाते हैं, और वही से पूरा फैमिली का घर मतलब पेट चलता है, सिंपल बात है। तो एचयूएफ, और बड़े एग्जाम्पल के तौर पे अब अम्ब्रेला दुकान है ना एक कोलकाता में बड़ा फेमस, केसी पॉल एंड सन्स, है ना, महेंद्र दत्ता एंड सन्स, ये सब भी इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ बिजनेस है। और भी बहुत है, नाम गिना के खत्म कर दूंगा अभी, দাদা चुप আমার हो। বাড়িতেও তাই, আমার हाँ ये বাবাদেরও অ্যানসার। शाबाश, ये देखो वहीं पर मिल गया, बढ़िया है। रोशनी के भी फैमिली में भी जो बिजनेस है एंड सन्स, ठीक है, मतलब ऐसे रोशनी का फैमिली जॉइंट है ये मुझे पता है, ठीक है, लेकिन बिजनेस भी जॉइंट में है ये नहीं पता था। अच्छा, फैमिली जॉइंट में तभी है ना, तभी क्योंकि बिजनेस जॉइंट में है, यस। चलो बढ़िया है सर, होना भी चाहिए जॉइंट फैमिली, मतलब पावर, मैं तो बहुत मानता हूँ, लेकिन मेरे किस्मत अच्छा नहीं है इतना कि जॉइंट फैमिली मेरे को आजकल इतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन सीरियसली जॉइंट फैमिली मीन्स पावर, क्या ताकत है सर जॉइंट फैमिली में।
भाई चाचा, हाँ ताऊ, सब मिलजुल के रहने का बात ही अलग होता है। लेकिन क्या है ना, ऐसे जॉइंट फैमिली में थोड़ा बोल देता हूँ मैं रोक नहीं पाता। जॉइंट फैमिली में सबको थोड़ा बहुत ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। अगर सब कोई बोलेगा मुझे सब चाहिए तो फिर जॉइंट नहीं हो सकता। तब वो क्या करते हैं ना, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो भी फैमिलीज अलग होते हैं ना, एक्चुअल मेन प्रॉब्लम वही हो जाता है कि कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। और इसीलिए आजकल इतना ज्यादा जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलता। और जितना समय और जा रहा है सब न्यूक्लियर हो जा रहा है। और न्यूक्लियर इसलिए हो जा रहा है बिकॉज कोई भी अपना थोड़ा बहुत भी छोड़ना नहीं चाहता। सबको लगता है मुझे सब चाहिए, ये सोचते हैं मुझे मुझे सब चाहिए, वो सोचते हैं मुझे सब चाहिए। स्पेशली जो घर के बड़े होते हैं ना, उस पर बहुत चीज डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलो ये सब ज्ञान बांट के क्या होगा, फालतू का टैक्स पढ़ो। सर, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पेमेंट ऑफ एलआईसी प्रीमियम एटसेट्रा। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो, किसके लिए भाई, अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए। ठीक है, पीपीएफ में पैसा डालो, एलआईसी प्रीमियम में पैसा डालो। सर कितना, सर पैसा कितना डिडक्शन मिल सकता है वो बात करेंगे। सम्स पेड टू और डिपॉजिट इन द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर मतलब कहने का मतलब है, अगर हम 22-23 का हिसाब लगा रहे हैं, 22-23 क्या है हमारे लिए, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है, जिस ईयर में कैलकुलेशंस होता है। सर तो फिर प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल इनकम करते हैं, मतलब 21-22। ठीक है, तो 21-22 में इनकम करेंगे, 22-23 में असेसमेंट करके कैलकुलेट करके सरकार के घर के टैक्स जमा करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि 22-23 में मैंने जो भी कमा, 21-22 में मैंने जो भी कमाया, उस कमाई के साथ मेरा कुछ ऐसा भी खर्चा है, जैसे कि आपको अभी दिखाता है 8 लाख का इनकम है, लेकिन उन्होंने एलआईसी में भी खर्चा किया था। ठीक है, तो एलआईसी में खर्चा किया, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ, ये सब क्या है सर? सर ये सब टर्म्स दिमाग में होना चाहिए। सैलरी चैप्टर जब पढ़ोगे ना तब भी ये सब आएगा। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। वही प्रोविडेंट फंड का ही एक दूसरा, एक और तरह का फाइनेंशियल नेम है सर, सुपर एनुएशन फंड। एन्युटी होता है इसलिए नाम है सुपर एनुएशन फंड। ठीक है, लास्ट में जाके मिलता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसके लिए, अपने लिए, अपने फैमिलीज के लिए। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंक, एलआईसी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर एटसेट्रा, आप लोन पेमेंट कर रहे हो। सर ट्यूशन फीस टू एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन। ट्यूशन फीस भर रहे हो टू एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, सरकारी प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया सर। एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, एनी स्कूल, फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी 2 चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन का मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है सर, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी, टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years विथ ए शेड्यूल्ड बैंक। अगर आप कहीं पर भी कोई एफडी कर रहे हो, ठीक है, बैंक वगैरह में, ठीक है, 5 साल से कम का नहीं, हाँ, नॉट लेस देन 5 years, कम से कम 5 साल का होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और अच्छा। ऐसा अगर आपका एफडी के लिए आप खर्चा कर रहे हो तो वो भी आप डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो। सर सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड। सर नाबार्ड क्या है? सर नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेशनल, कौन बोलेगा नाबार्ड का फुल फॉर्म, कोई तो बताओ। सर नाबार्ड का फुल फॉर्म कौन बोलेगा? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट एरिया। नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, बैंक नहीं। बोर्ड है, बैंक नहीं। नहीं, पर वो काम तो बैंक का करता है। बोर्ड है कि बैंक है, कौन बोलेगा? नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड है ना। अरे गूगल कर लेते हैं चलो। Sir, National Bank for Agriculture and Rural Development. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एक सेकेंड, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ओ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी 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 सॉरी, बैंक ही है। ठीक है ठीक है, मैं बोर्ड बोल दिया, सॉरी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, बैंक ही है। तू सही है शिवम, तू सही है। तो कहाँ चला गया, नाबार्ड। तो अगर आप नाबार्ड का बॉन्ड लेते हो, सब्सटीट्यूशन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड। सर नाबार्ड का बॉन्ड कहाँ मिलता है? सर जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास वगैरह करते हो, म्यूचुअल फंड के क्लास करते हो, उनको तो मैं रोज दिखाता रहता हूँ। एनएसी बॉन्ड मार्केट में जाना पड़ता है, डिमैट अकाउंट होना पड़ता है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, वैसा होता है। ठीक है, आप एनएसी के बॉन्ड मार्केट में जाओ, यहाँ पर जाके आप बॉन्ड फाइंड करो, यहाँ पर आपको नाबार्ड का बॉन्ड दिख जाएगा।
और आप परचेज करके रख सकते हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करते हो वहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए वो सब सिखाया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह के अंदर। ये देखो सर यहाँ पर नाबार्ड कहाँ है, नाबार्ड 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 दिखा क्या किसी को, नाबार्ड दिखा? हाँ था सर, वहाँ धीरे वो एन वाले में धीरे धीरे जाइए है वहाँ पे ऊपर। ये देखो सर एनएसई में आया, ये सब बॉन्ड मार्केट में सेल होता है सर, ठीक है। ये देखो सीरीज है, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, अभी शायद मार्केट में इसका डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, आई थिंक रिवाइज चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से नाबार्ड बॉन्ड इशू करता है, आप बॉन्ड परचेस कर सकते हो। सर ये सब बात तो मैं नॉर्मली म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी टैक्स में दूसरा पॉइंट है सर, ठीक है। लेकिन क्या है ना, हर सब्जेक्ट एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है तो मुझे बोल देना पड़ता है। अच्छा, तो सब्सक्रिप्शन ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन करते हो सर, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस एफडी, पोस्ट ऑफिस में 5 साल का एफडी करते हो, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट एफडी एक ही बात है, हाँ, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, एफडी सब एक ही बात है सर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एटसेट्रा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशनल अकाउंट, टियर 2 अकाउंट ऑफ एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह, ठीक है। रेफर टू 80CCD में ये पेंशन स्कीम के बारे में बात किया गया है। तो ये सारा का सारा जितना सारा है सब मिला जुला के मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा रे बाबा? हाँ सर, 1.5 लाख। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख सर हो सकता है कि मैंने सब किसी में 1 लाख दिया, किसी में 2 लाख दिया, किसी में 1.5 लाख दिया, तो मैंने मानो कि 3.5 लाख दिया। अरे भाई 3.5 क्यों, तुम 30 लाख दे दो, फर्क नहीं पड़ता, बट गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख तक ही देगा, ओके। सब मिला जुला के, हाँ सब मिला जुला के, ऐसा नहीं कि सर इसमें 1.5 लाख दिए, उसमें 1.5 लाख, सभी का 1.5 लाख, फिर सरकार क्या करेगा? वो बोलेगा क्या हम क्या यहाँ पर बैठे हैं ऐसे ही क्या, हाँ ऐसे ही बैठे हैं क्या आपको सर्विस देने के लिए? कहाँ से मिलेगा उनको पैसा? जितना वो कर सकता है वही आपके लिए रखा है, बस आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लो सर। लेकिन सिर्फ यही 1.5 लाख का बात नहीं है, और भी 1.5 लाख का लिमिट है, मैं आपको बताता हूँ, रुको। सिर्फ 80C नहीं, और भी 80C के साथ और भी सेक्शन जुड़ेगा। तो सर 80C का नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है, नहीं, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के और भी काफी सारा एरिया है जो 80C के अंदर काउंट किया जाता है। सर 80CCC के अंदर अगर आप देखोगे, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी एन्युटी प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड, ठीक है। मतलब किसी भी LIC का कोई एन्युटी प्लान है। सर एन्युटी क्या होता है? एन्युटी क्या होता है सर? अगेन फाइनेंस आ गया, अब ये सब बताने के लिए मुझे फाइनेंस बताना पड़ता है। एन्युटी का सिंपल मतलब होता है कि आप किसी एक फंड में रेगुलर बेसिस में 5,000, SIP होता है ना सर, म्यूचुअल फंड वाले SIP करते हैं ना, ठीक है, 5,000 करके पर मंथ या पर ईयर आप जमा करते रहते हो, एक तरह का फंड है ये, ठीक है, जो जिसमें आप जमा करते जाते हो। Any amount paid or deposited to keep in force a contract for any annuity plan of LIC of India, LIC का कोई annuity plan में आपका इन्वेस्टमेंट है, और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग द पेंशन फ्रॉम द फंड, कोई और इंश्योरर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर भी बात वही है, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1.5 लाख। सब्जेक्ट टू 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का लिमिट आपके लिए बांध दिया गया। सर यहाँ पर भी 1.5 लाख, मतलब 80C का भी 1.5 लाख और 80CC का भी 1.5 लाख रुको सर, इतना आसान नहीं है, हाँ हर जगह पे 1.5 लाख जमा करेंगे और सरकार के घर से टैक्स चोरी कर लेंगे, मतलब टैक्स छोड़ देंगे क्या? अरे नहीं, रुको, और भी खेल है, अभी भी कंक्लूजन नहीं पहुंचे, रुक जाओ, वो टैक्स वाले सुन लो। 80CCC हो गया। 80CCD सर, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट or any other employer, any other individual SSC, individual employed by central government or any other employer, any other individual SSC. सर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, सर कब कर रहे हैं वो भी देख लो। एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 or any other employer or any other SSC being an individual who has paid or deposited any amount in his account under a notified pension scheme
to his individual pension account, tier 1 account under national pension scheme and अटल पेंशन योजना। ठीक है, 2004 का बात है, तो उस टाइम पे अटल जी थे, इसलिए अटल पेंशन योजना तभी से चालू हुआ है। सर एक सेकेंड, क्या बात करता है यहाँ पर सर, कहता है employees contribution or individual contribution in case of a salaried individual, deduction of own contribution। अगर आप salaried individual हो, point to be noted, अगर आप salaried individual हो, deduction of own contributions is restricted to 10% of his salary, point to be noted ना, सैलरी का 10% तक ही आपको लिमिट दिया गया है। इन एनी अदर केस डिडक्शंस ऑफ अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1, हाँ ये जो सैलरीड पर्सन के बारे में बोला, जो आप कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आप डाल रहे हो सर, 80 CCD सबसेक्शन 1 के तहत सैलरीड के लिए जितना सैलरी होगा उसका 10% तक लिमिट है। इन एनी अदर केस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 इज 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। Further additional deduction of up to 50,000 is available under section 80 CCD subsection 1B। ओके, 50,000 तक अलग से मिलेगा। सर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर कुछ मिलता है आपको, सर ये सब एम्प्लॉइज का खुद का कंट्रीब्यूशन है। हाँ सर, मतलब एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। कहाँ पर? पेंशन स्कीम पे। सर लेकिन अगर पेंशन स्कीम पे एम्प्लॉयर भी डाल सकता है, मतलब जहां पर आप जॉब कर रहे हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ सर, the entire employer contribution would be included in the salary of the employee। जितना employer contribute करेगा वो सारा का सारा salary में include हो जाएगा। and the deduction of the employer contribution under section 80 CCD subsection 2 would be restricted to 14% of salary, where the employer is the central government and 10% in case of any other employer। जहां पर central government employer है वहां पर salary का 14% तक deduction हो सकता है, और जहां पर employer कोई और है, मतलब central government नहीं है, तो फिर वहां पर 10% तक आपको डिडक्शन दिया जा सकता है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बात है और ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बात है। ठीक है सर, ठीक अभी तो नहीं है, आप लोगों को बस अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ में नहीं आया। सर इस्तेमाल अभी सिखाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर ध्यान से सुन लो सर। ये जो 1.5 लाख का कहानी चल रहा था ना, एज पर सेक्शन 80 CCE एक सेक्शन बनाया गया जिसका नाम दिया गया 80 CCE। ओके, CCE 80 CCE। सर मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80 CCC, 80 CCD सबसेक्शन 1, मतलब ये एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम में, ये तीनों का मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख। सर दिमाग खराब हो गया, इतना सारा बात किए 1.5 लाख के लिए? नहीं चाहिए सर, आपका चाहना ना चाहना हमसे फर्क नहीं पड़ता, ना तो इंस्टीट्यूट को ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन एज ए टैक्स कंसल्टेंट यू मस्ट नो दिस थिंग्स। सर बात समझ रहे ना? मतलब क्या हुआ, फिर से सुन लो। ठीक है, 80 CCE ये सारे के सारे चीजों को एक समरी करता है, और समरी करके आपको क्या बताता है सर, 80C में आपका मैक्सिमम लिमिट था इतना सारा अलग अलग पॉइंट मिला के 1.5 लाख। ठीक है, फिर आपने कहा चला गया 80 CCC में, जहां पर आपने पेंशन फंड में पैसा डाला, LIC के स्पेशल एन्युटी प्लान के हिसाब से, या कोई और इंश्योरर होगा तो उसका भी मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आपको वहां पर भी अमाउंट दिया गया था 80 CCC के अंदर। 80 CCD के अंदर 2 पॉइंट है, 80 CCD के अंदर 2 पॉइंट है। एक मतलब ये कहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो सर? पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप। पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट 2 तरह का है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, और एक हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर मतलब जहां आप जॉब कर रहे हो, जिसने आपको जॉब दिया। सर ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 80 CCD सबसेक्शन 1 है। अगर वो सैलरीड वाले हैं तो उसका 10% ही ले सकते हैं, अगर वो नॉन सैलरीड वाले हैं तो उसका 20% ले सकते हैं। फर्दर CCD सबसेक्शन 1B 50,000 तक भी एक लिमिट अप टू जा सकता है। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो वो 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर है, और उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी तक जा सकते हैं, अगर कोई अदर एम्प्लॉयर है तो 10% तक ही जा सकते हैं। लेकिन ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन तो फिर ये 80 CCE क्या बताना चाहता है सर? 80 CCE आपको ये बताना चाहते हैं कि मैक्सिमम परमिशन लिमिट 80C, 80 CCC एंड 80 CCD सबसेक्शन 1, ये तीनों सेक्शन मिला के आपको मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा। However, the limit of 1.5 lakh under section CC 80 CCE does not apply to 80 CCD subsection 2 and 80 CCD subsection 1B। ये दोनों सेक्शन पे लागू नहीं होता। ये जो 1.5 लाख का लिमिट जो मैं आपको तब से बोले जा रहा हूँ, इस पे लागू नहीं होता और इस पे भी लागू नहीं होता। लेकिन 80C, 80 CCC, 80 CCD सबसेक्शन 1
ये तीनों मिला के ही आपको मैक्सिमम 1.5 लाख मिल सकता है। बोलो सर, बोलो। क्वेश्चन किया नहीं अभी तक, लेकिन क्या प्रोविजन दिमाग में घुस रहा है? यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो, क्या प्रोविजन घुस रहा है दिमाग में या नहीं? अरे सर ओके सर, ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। आप लोग तभी से सोच रहे हो सर क्या होगा क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये इलस्ट्रेशन 5 जो आपको मैं शुरू में दिखा रहा था। हाँ सर, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या इसका जवाब क्या हो सकता है, आपने पढ़ लिया सर, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट है सर? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एपीजे स्कूल है न्यू दिल्ली का, हाँ, एजुकेशन ऑफ हिज सन स्टार्टिंग ऑन क्लास 11 45,000 का है ना, ट्यूशन फीस दे रहा है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड 25,000 का। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC 1,05,000 का। हाँ सर, अब थोड़ा जाना पहचाना लगा हर एक पॉइंट? ये ईच एंड एवरी पॉइंट अभी थोड़ा जान पहचान लग रहा है कि अच्छा अभी अभी सुन के आए, ऐसा लगा क्या? यस सर। अब देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसा हो आपका जवाब कैसा होना चाहिए। चलो अभी ये नोट्स के अंदर सब कुछ है, तो मैं यहीं से आपको सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में घर में जब पढ़िएगा थोड़ा लिख लिख के कीजिएगा तो आपको याद और रह जाएगा। मैं चाह तो कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, समझ में जब आ रहा है तो फिर सोल्यूशन समझाने से भी चलेगा। देखो ये 4 मेरे पास पॉइंट था, ठीक है। 8 लाख का मिस्टर एक्स का इनकम था। He has made the following investment और पेमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये सब इन्होंने किया और आपको पूछा गया कि भाई बताओ इनका क्या डिडक्शन चार्ज करें, तो आपका क्या जवाब होगा सर? बताओ, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कौन सा सेक्शन में आता है? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड किस सेक्शन के अंदर आएगा? वेरी गुड सर। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब 80C में आपका प्रोविडेंट फंड 1,10,000 का, हाँ सर, प्रोविडेंट फंड 1,10,000 का। अच्छा ये भी तो 80C है। ट्यूशन फीस, यस सर। ट्यूशन फीस ऑल्सो 80C, कितना है? 5,000। 45,000 तो क्या आ जाएगा 45,000? नहीं सर, 45,000 कैसे आएगा? वो ज्यादा हो जाएगा ना, 1,10,000 वो हो गया, 45 ये तो टोटल 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है। 45 नहीं क्या है सर पहले 45 लेना है, ठीक है। पहले अच्छा। आपको सारा का सारा शो करना है, फिर बाद में आपको बस इतना देना है कि मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन कितना है वो दिखाना है। आपको शो करना है कि पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एपीजे स्कूल न्यू दिल्ली फॉर एजुकेशन ऑफ हिज सन स्टडीइंग इज क्लास 11 45,000 का आपको शो तो करना है डिडक्शंस के लिए। और हाउसिंग लोन जो आप रीपे कर रहे हो, आप जो हाउसिंग लोन रीपे कर रहे हो, हाउसिंग लोन रीपे भी आएगा कि नहीं आएगा 80C के अंदर? सर गवर्नमेंट बैंक होगा तब ना। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, LIC, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर एटसेट्रा, ठीक है। सर कहने का मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कहाँ किया है सर? टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सर गवर्नमेंट बैंक से भी ले सकता है या फिर किसी और जगह से भी ले सकता है, मतलब एग्जैक्टली गवर्नमेंट बैंक ही है ऐसा तो नहीं है ना। आप अगर इलस्ट्रेशन इसका प्रोविजंस को देखोगे, ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्योरेंस, ये देखो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, LIC, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर एटसेट्रा, ठीक है। मतलब जब आप रीपेमेंट करते हो गवर्नमेंट बैंक भी है, LIC भी है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर भी है, एटसेट्रा, इसी तरह का और भी चीजें, मतलब बेसिकली बैंक लोन, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो आपने जो 25,000 का लोन रीपे किया वो आप यहाँ पर जरूर दिखा सकते हो, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आएगा।
ठीक है, बिकॉज वो एटसेट्रा के अंदर वो बाकी बैंक के अंदर आ जाता है। सो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आ जाएगा 80C में, ठीक है। फिर आपका रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन जो आपने किया वो भी आ जाएगा 25,000 का, ठीक है। तो कुल मिला के आपका टोटल हो जाएगा कितना, 1,80,000 ना। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? 1,10,000, 1,10,000, 45, 25, 1,80,000। लेकिन क्या आपको 1,80,000 तक डिडक्शन मिलेगा 80C के तहत? नो सर। आपका लिमिट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू 1.5 लाख। Being maximum permissible deduction under section 80C is 1.5 लाख, है ना। मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1.5 लाख। सो भले ही आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन ज्यादा हो रहा हो बट आपको मिलेगा मैक्सिमम 1.5 लाख। तो ये तो 80C का खेल हो गया, लेकिन खेल में अभी भी कुछ चीजें बाकी था। सर ये कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC, इसका क्या करें? ये कौन सा सेक्शन बताते हैं? बोलो। 80CCC है ना, 80CCC कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी एन्युटी प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड, ठीक है। तो यहाँ पर LIC बोल के दिया एकदम। कहाँ चला गया? तो 1,05,000 जो भी आपको मिल रहा है ये भी आप डिडक्शंस के तौर पे दिखाओगे, है ना, 80CCC के तहत। तो आप मेंशन जरूर कीजिएगा क्योंकि सेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। 80CCC तो किस सेक्शन के तहत ये है आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो 1,05,000 आ जाएगा। लेकिन सर कुल मिला के 80C, 80CCC और 80CC D सब कुछ मिला के कितना है? 1.5 लाख है सर। तो फिर आपका इधर 1,50,000 और इधर 1,05,000 कुल मिला के हो कितना जा रहा है? 2,55,000, 2,55,000 डिडक्शंस का एक्चुअली कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन क्या आपको 2,55,000 मिलेगा सर? बोलो। नो सर। कितना मिलेगा? अगेन वही बात, फिर आपको यहाँ पर क्या बताना है, 1.5 लाख ही मिलेगा आपको। तो एज पर 80CCE सेक्शन, किस सेक्शन के तहत ऐसा होता है? 80CCE के तहत ये बात है। द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 1.5 लाख। समझ में आया? देखो सर, हम लोगों ने प्रोविजंस को डिटेल्स में पढ़ा और फिर क्वेश्चन को किया तो पूरा क्लैरिटी हो रहा है ना। तो अगर प्रोविजंस डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे, आधा अधूरा प्रोविजंस याद रख के जाओगे या पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन का जवाब भी आधा अधूरा हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शंस मिल गया? 1.5 लाख का। तो डिडक्शन अलाउबल अंडर चैप्टर 6 से फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 मिस्टर एक्स के लिए कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। मतलब 8 लाख में से कितना डिडक्शन हो जाएगा? 1.5 लाख। तो 8 लाख में से 1.5 लाख चला जाएगा उनका, तो 6.5 लाख पे टैक्स लायबिलिटी होगा। हाँ या ना? बोलो सर। यस सर। क्लियर है ना बात? समझ में आया कि नहीं आया डिडक्शंस? प्लीज टेल मी सर। मतलब ऐसे और भी बहुत सारे चीजें हैं बाकी, लेकिन क्या आज आपको जितना अभी तक मैंने आपको समझाया, क्या आपको डिडक्शन समझ में आ रहा है? रोशनी, चौथा, सर ज्योति, हाँ सॉल्यूशन बोलो। पे দেখাও না কিটা সলিউশন পার্ট বুঝলাম না রে বাবা। সলিউশন পার্ট এটা এটা হ্যাঁ হ্যাঁ লিখছিস? দরকার নেই, আমি নোট শেয়ার করে না, দেবো। লেখার দরকার নেই, বুঝতে পারলেই হলো। কোনো অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে বল, কারণ এগুলো তো আমি নোটসের মধ্যেই দিয়ে দেবো। আমি জন্য সলভ করালাম না, বুঝিয়ে দিলাম, সলিউশনটাই বুঝিয়ে লাস্ট দিলাম। পার্টটা একটু বুঝিয়ে দাও না। কোন পার্টটা বল, কি কোনটা বুঝতে পারলি না? এইটা রেস্ট্রিক্টেড 1,50,000 আর 1,05,000 হ্যাঁ 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 দেখ। अच्छा এটা ये तो क्लियर है ना? 1,05,000 1,50,000 क्लियर है ना? और 1,05,000 कहाँ से आया? 1,05,000 यहाँ से आया ना, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC হ্যাঁ স্যার which is part of 80 CCE 80CCC
OCCC ट्रिपल सी, ये देख कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, इस पे भी मैक्सिमम लिमिट कितना है 1.5 लाख, लेकिन आपको कितना मिला है, आपने कितना दिया, आपने कितना दिया, मतलब यहाँ पर मिस्टर एक्स ने कितना दिया 1,05,000 है ना, तो 1,50,000 यहाँ पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपने दे दिया, और यहाँ पर आपने 80 CCC के लिए 1,05,000 दे दिया, तो टोटल कितना हो जा रहा है आपका 2,55,000, लेकिन 80 CCE आपको नोट में क्या दिखाया मैंने अभी, नोट में आपको अभी मैंने क्या दिखाया, यही तो बताया कि बहुत वाइटल पॉइंट है कि भले ही आप 80C 80 CCC के तहत जितना भी आपको डिडक्शन 1.5 लाख बोल रहे हैं, आप खुश हो रहे हो, लेकिन हर केस में 1.5 लाख नहीं मिलेगा। 80 CCE आपको बोलता है 80C 80 CCC 80 CCD सबसेक्शन 1, 80 CCD सबसेक्शन 1 मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो है आपका पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये 80 CCD सबसेक्शन 1, 80 CCC ऑफ LIC फंड एंड 80C का जो वेराइटीज है सब मिला जुला के कितना मिलेगा 1,50,000 मैक्सिमम। तो आपका क्लेम कितना हो रहा था 255 लेकिन मिलेगा कितना फिर, 150 क्लियर है कि नहीं है सर ओके यस তাই বাকি সবাই বুঝতে পেরেছিস हेलो हाँ सर। है सर। ठीक है सर। अच्छा और एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन जो और एक था ना, ये कौन सा क्वेश्चन था, देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। मिस्टर ए, एज कितना है इनका 40 इयर्स, आपको मैं बोला था 40 इयर्स, वेरी गुड। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा 20,000 का, प्रीवियस ईयर 21-22 में इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस, खुद का भी और अपने बीवी का भी हेल्थ इंश्योरेंस किया। Also paid medical insurance premium 47,000 during the year to ensure the health of his father aged 63 who is not dependent on him. He contributed 3,600 to central government health scheme during the year. He has incurred 3,000 in cash on preventive health checkup of himself and his spouse and 4,000 by check on preventive health checkup of his father. Compute the deduction allowable under section 80D. सर इसके लिए 80D को क्या करना चाहिए, क्रिटिकली समझना पड़ेगा ना, तो पहले 80D को समझेंगे फिर आगे कैलकुलेशन देखेंगे। हाँ चलो पहले 80D को पढ़ लेते हैं ना, बस काम क्या है, यही तो है, जानो और पहचानो। हाँ सर जानो और पहचानो, तो पहले जान लेते हैं फिर पहचानते हैं। आ गए हम कहाँ आ गए सर, 80D में आ गए, 80C का खेल खत्म करके 80D में पहुंचे। सर इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है ये पर्टिकुलर सेक्शन। सर ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जिसको हम लोग मेडिक्लेम भी बोलते हैं नॉर्मली, जिसका इंश्योरेंस होता है। सर क्या क्या केस में ये इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब पेमेंट या इन्वेस्टमेंट, देखो बहुत फेमस है सर आजकल हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है, जरूरी भी हो गया लोगों की जिंदगी में। एनी प्रीमियम पेड otherwise than by way of cash, any premium paid otherwise than by way of cash to keep in force in an insurance on the health of किसका, in case of an individual self मतलब खुद के लिए, spouse के लिए and dependent children के लिए मतलब बच्चों के लिए, सिंपल बात, जो माँ बाप पे डिपेंडेंट है। एज नहीं दिया, हाँ सर डिपेंडेंट है मतलब डिपेंडेंट है, एज का बात नहीं है, बच्चा तो बच्चा होता है। हाँ 18 साल हो गया तो क्या बड़ा हो गया बड़ा तो वो होते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चे को कभी बड़ा होने नहीं देना चाहता। इन केस ऑफ HUF फैमिली मेंबर, अगर HUF का बात है तो एनी फैमिली मेंबर सर, HUF में सिर्फ स्पाउस चिल्ड्रन का बात नहीं है, अनडिवाइडेड फैमिली का यही खेल है सर, यही इंपॉर्टेंस ही है कि उसमें जो कर्ता होता है ना, HUF में कौन होता है सर, कर्ता। यस ये संस्कृत वर्ड है और इसको यूज किया जाता है, या फिर आप ऐसे बोलो हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन कर्ता वर्ड इनकम टैक्स यूज करते हैं, सो आप भी यूज करना। कर्ता जो है,
कर्ता का दायित्व होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि सारे के सारे मेंबर का ध्यान रखना, तो वो कर सकता है। सारे के सारे मेंबर, चाहे वो खुद हो, उसके खुद के बीवी बच्चे को छोड़ के, और भी बाकी, मतलब अपने दादा, मतलब अपने दादा, मतलब कहने का मतलब है बंगाली में दादा मतलब क्या बोलो सर, भैया, ठीक है, अपने भाई, ठीक है, अपने भैया जो भी है, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके बीवी, उनके बच्चे, ठीक है, अपने माता पिता, ठीक है, दूसरे के माता पिता, ज्वाइंट फैमिली में बहुत लोग आ सकते हैं, ठीक है, तो वो ज्वाइंट में कोई भी हो, किसी का भी वो ख्याल रखे, ठीक है, किसी का भी वो मेडिकल इंश्योरेंस करे, वो आ जाएगा। इंडिविजुअल के केस में सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सर कितना अमाउंट तक डिडक्शन मिल सकता है? सर मैक्सिमम 25,000 तक आप इनकम मतलब यहाँ पर ले सकते हो, मैक्सिमम 25,000। सर क्या 25-50 में शिफ्ट हो सकता है? यस, इन केस इंडिविजुअल और हीज और हर स्पाउस इज अ सीनियर सिटीजन। मतलब ये बंदा 40 साल का है, अगर ये 60 के होते तो कितना ले लेता? 50 ले लेता। समझ गए सर? हेलो, यस हमारे सर। क्वेश्चन में मिस्टर ए 40 के हैं, अगर ये 60 प्लस होते तो 50 हो जाता उनके लिए मैक्सिमम, ठीक है। तो लिमिट, नॉर्मली लिमिट क्या है? 25, मैक्सिमम 25,000 तक ही आप ले सकते हो, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस का जो भी आप प्रीमियम भर रहे हो, मैक्सिमम 25,000 तक क्लेम कर सकते हो रिडक्शन के लिए, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50 तक भी ले सकते हो। सर इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू CGHS, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और एनी अदर स्कीम एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिला के, ये 1 और 2 पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट मिला के आप 25,000 ले सकते हो। हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और प्रीमियम पेड दोनों मिला के मैक्सिमम 25,000, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। लेकिन थर्ड पॉइंट थोड़ा अलग बात करता है, एनी प्रीमियम पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश टू कीप इन फोर्स इन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स के हेल्थ के लिए करते हो, वेदर और नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, चाहे पेरेंट्स आप पे डिपेंड हो या ना हो, वेदर और नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, पेरेंट्स आप पे डिपेंड हो या ना हो, फिर भी आप उनके लिए जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे, मैक्सिमम 25,000 आप ले सकते हो। सर अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो, सर अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 इन केस आइदर और बोथ ऑफ द पेरेंट्स, आइदर और बोथ ऑफ द पेरेंट्स, अगर कोई भी एक पेरेंट सीनियर है या फिर दोनों पेरेंट्स सीनियर है, सीनियर सिटीजन है, आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हो। बोलो सर, क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन तो अभी कर लेंगे, यस सर। लेकिन प्रोविजन समझ में आया कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। সবাই বুঝতে পারছে? ओके, हाँ रे बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी देख लो यहाँ पर। सर एनी अमाउंट पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश on account of medical expenditure incurred on the health of the assessee or his family member or his parent who is a senior citizen and no amount has been paid to effect or keep in force an insurance on the health of such person. Payment including cash payment for preventive health checkup up for himself, spouse, dependent, children and parent. सर ये इंपॉर्टेंट एरिया है, तो पहले देख लो सर। कहते हैं कि एनी अमाउंट पेड, अगर आप कोई अमाउंट पे कर रहे हो अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, ठीक है, कैश छोड़ के किसी और मोड में, on account of medical expenditure incurred on the health of the assessee or his family member or his parent who is a senior citizen and no amount has been paid to keep in force an insurance on the health of such person, कितना डिडक्शन ले सकते हो? सर अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू ए कैप ऑफ 50,000, आप जो अमाउंट पे कर रहे हो वो सब्जेक्ट टू कैप ऑफ 50,000 इन केस वन पेरेंट इज ए सीनियर सिटीजन in respect of whom insurance premium is paid and the other is a senior citizen on whom medical expenditure is incurred. Point to be noted, आप जो अमाउंट पे कर रहे हो सब्जेक्ट टू कैप है 50,000 का, अगर एक पेरेंट भी सीनियर सिटीजन है इन रिस्पेक्ट ऑफ whom इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड, एक के लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, एंड अदर सीनियर सिटीजन जो आपके पेरेंट्स हैं, एंड अदर इज ए सीनियर सिटीजन जिसके लिए आप मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए, मतलब एक प्रीमियम था और एक है मेडिकल एक्सपेंडिचर, टोटल डिडक्शंस कैन नॉट बी 50,000, मतलब एक्सीड, मतलब जो भी डिडक्शन करो, एक तरफ आपने प्रीमियम भरा 50,000 का,
एक तरफ आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर करा 50,000 का, लेकिन आपका दोनों मिला के मैक्सिमम 50,000 तक की लिमिट बांध दिया गया, सब्जेक्ट टू 50,000। चाहे इंश्योरेंस प्रीमियम भर लो, चाहे मेडिकल एक्सपेंडिचर कर लो, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 50,000। ठीक है, ये बात एक आपको यहाँ पर दिमाग में रखना होगा। और बात रही कैश का, पेमेंट इंक्लूडिंग कैश पेमेंट, ठीक है, अगर आप कैश पेमेंट करके भी हम लोग डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिमसेल्फ, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एंड पेरेंट्स के लिए, ठीक है, और अगर HUF है तो HUF के किसी मेंबर के लिए, ठीक है सर। कितना अमाउंट तक आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए यूज कर सकते, मतलब डिडक्शन ले सकते हो? अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू ए कैप ऑफ 5,000। कितना कैश ले सकते हो? 5,000 इन एग्रीगेट, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल इंडिविजुअल लिमिट्स 25,000 और 50,000 एज द केस में भी। अमाउंट जो पे करोगे उसका मैक्सिमम कैप कितना बोला? 5,000 इन एग्रीगेट, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल इंडिविजुअल लिमिट्स। ओवरऑल इंडिविजुअल लिमिट्स या तो 25 जो हमारा पहले का है, याद है ना कि आप अगर नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो कितना तक आप डिडक्शन ले सकते हो, ये 25,000 तक, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक। तो वो लिमिट के साथ आपको 5,000 है, मतलब 5,000 कैश में और नॉन कैश में एनी अदर मोड पे 25, ऐसा नहीं है। 5,000 कैश में खर्चा करोगे लेकिन बाकी अमाउंट उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल मानो 30,000 का खर्चा किया, 30,000 में से 5,000 आपने कैश में खर्चा किया, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट है 80D के तहत वो 25,000 फॉर नॉन सीनियर और 50,000 फॉर सीनियर, और उसमें ये 5,000 इंक्लूड करके, ठीक है, ये बात आपको बोल दिया। मतलब ऐसा नहीं 5,000 कैश के लिए और 25,000 बाकी, या 25,000 से ज्यादा जो भी है बस किसी और के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा क्लैरिटी दिखेगा आपको। तो ये है 80D का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, मतलब प्रोविजन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें सर? चलो मिस्टर ए का क्वेश्चन सोल्यूशन देख लेते हैं। आई होप कि अभी दिमाग में घुस गया होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल क्या चल रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसका सोल्यूशंस पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 80D मेडिकल, दवा, हाँ सर, दवाई का बात है सर, हाँ चलो आगे। सर ये 80D के तहत मिस्टर ए का क्या हाल होगा? बोले जो हाल दिल का इधर हो रहा है, क्या हाल हो रहा है, चलो देखते हैं। प्रीमियम पेड एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। बताइए सर मुझे, मेडिकल इंश्योरेंस जो प्रीमियम पेड आपने किया सेल्फ के लिए और स्पाउस के लिए, एक्चुअल पेमेंट कितना किया आपने? क्वेश्चन याद करो एक बार, कितना किए? 20,000. 20,000 है ना सर। तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए 20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस। तो 20,000 अपने लिए, 20,000 स्पाउस के लिए। तो पेमेंट एक्चुअली सॉरी नहीं, टोटल सेल्फ एंड स्पाउस मिला के 20,000, चलो है ना, सेल्फ एंड स्पाउस मिला के 20,000 ना, हाँ मिला के 20,000 सर, सॉरी। तो 20,000 एक्चुअल पेमेंट है और मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट भी 20,000 है, क्योंकि सर मैक्सिमम तो 25,000 है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। परमिशेबल 25,000 तक जा सकते हो, लेकिन अगर आप रियल में 20,000 करोगे तो क्या मैक्सिमम डिडक्शन 25 ले सकते हो क्या? हेलो स्टूडेंट, क्या गलती करते हैं, वो याद करके जाते हैं कि मैक्सिमम 25 और फिर वो डिडक्शन अलाउेबल में 25 लिख देता है, एक्चुअल को देखना भूल जाता है। क्या ऐसा कर सकता है क्या? अरे भाई एक्चुअल जितना है उतना ही तो ले सकता। बोलो सर बोलो, हेलो। So whichever is lower. Whichever is lower, थैंक यू सर, ठीक है, whichever is lower। सर कंट्रीब्यूशन टू CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कितना इन्वेस्ट किया आपने? $3,600। ही कंट्रीब्यूटेड 3,600 सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। 3,600 किया सर, 3,600 प्रिवेंटिव हेल्थ स्कीम में, सॉरी प्रिवेंटिव नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, CGHS।
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 3600 किया तो 3600 का 3600 ही मिल जाएगा, मैक्सिमम 25 मिलेगा सर, याद रखिए। हाँ, और एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड सेल्फ एंड स्पाउस, सर सेल्फ एंड स्पाउस के लिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खेल है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में सेल्फ एंड स्पाउस का कितना भी बोला आपको मैंने, कैश में करेगा तो मैक्सिमम 50 कर सकता है, 5 कर सकता है, और टोटल कुल मिला के 25 का जो रूल है वो रूल तो रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कैश में 5 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई कैश के बारे में नहीं बोला क्या। He has incurred, एक सेकेंड, he has incurred 3000 in cash, नहीं बोला 3000 in cash on preventive health checkup of himself and his spouse and 4000 by check। अच्छा 4000 चेक में किया पापा के लिए, लेकिन 3000 कैश में किया खुद के लिए और अपने स्पाउस के लिए। अलाउबल है ना सर, 5000 के अंदर है, अरे अलाउबल है ना। 3000 यहाँ पर किया है, लेकिन आपको लिमिट में पूरा नहीं दिया, क्यों बोलो। मैक्सिमम आपको 1400 मिलेगा, क्यों। सर लिमिट तो 25,000। थैंक यू सर। ये देखो आपका ओवरऑल लिमिट तो 25 है ना, आपका ओवरऑल लिमिट तो 25 है, आप 25 क्रॉस नहीं कर सकते। सो अगर आप इधर 3000 ले लोगे, 1400 जगह अगर आप 3000 ले लेते तो कितना हो जाता, 26,600 हो जाता ना। तो 3000 से मतलब 3000 मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, आप मैक्सिमम 25 ले सकते हो। तो 20,000 इधर हो गया था, 3600 इधर हो गया था, तो और कितना करने से 2500 होगा, 25,000 होगा, उतना ले लो। क्लियर है बात। 20,000 इधर हो गया, 3600 एडजस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन 3000 एडजस्ट नहीं कर सकते, जितना करने से 25 होगा उतना ही ले सकते हैं। बोलो सर, क्लियर हुआ यहाँ तक। इफ एनी डाउट पूछ लो। यस सर। বোঝা গেছে, মাথায় ঢুকেছে সবার। यस सर। सर और एक प्रीमियम है अपने पापा के लिए जो कर रहा है, पापा के लिए क्या क्या खर्चा किया। प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फादर, जो सीनियर सिटीजन भी है। सर पापा के लिए, पापा 60 साल के हैं, है ना, तो पापा के लिए मेडिकल प्रीमियम 47,000 कर रहा है। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 50,000। 47 पूरा मिल जाएगा फिर। हाँ, और पापा के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी किया है ना, कैश में नहीं किया, चेक में किया, तो 4000, लेकिन सर लिमिट तो 50 है, तो 47 उधर था, और कितना ले सकते इधर। 3,000. थैंक यू सर, आई होप क्लियर नाउ। तो ओवरऑल 50,000 पापा के केस में, तो टोटल डिडक्शन कितना मिल जाएगा उनको 80D के तहत। अपना खुद का जो था 25 और पापा के लिए जो किया 50, कुल मिला के 75,000 का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, सब कुछ रूल में रह के। जो भी हो रहा है एवरीथिंग इज अंडर द प्रोविजंस, ओके। मतलब ये एकदम चोरी नहीं है, ये एक्चुअली अपने आप को स्मार्टली अपना खर्चा को मेंटेन करने का, टैक्स पेमेंट करने का तौर तरीका है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं इतना आशा कर सकता हूँ। तो सर एक होमवर्क देता हूँ आप लोगों को, घर पे ट्राई कीजिएगा, होना चाहिए बिकॉज ये भी 80D रिलेटेड ही है। मिस्टर वाई, इनका भी एज 40 साल के हैं, इन्होंने भी प्रीमियम पे किया 22,000 का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। He also paid medical insurance premium 33 का during the year insurance of the health of his mother age 67 years who is not dependent on him. He incurred medical expenditure 20,000 का on his father जिनका age 71 के हैं, who is not covered under medical policy. His father is also not dependent upon him. He contributed 6,000 to central government health scheme during the year. कंप्यूट करने के लिए बोला आपको 22-23 के हिसाब से 80D के हिसाब से हिसाब किताब करने बोला है। ट्राई करिएगा सर, मैं शेयर कर लेता हूँ आपको क्वेश्चन, नोट्स भी शेयर कर लेता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है, ये तो बस झलक है, ठीक है। वो तेरी झलक बोल के गाना है ना सर, ये झलक था सर,
ये डिटेल्स मतलब अभी बहुत दूर जाना बाकी है डिडक्शंस के अंदर। दूर मतलब अभी 1-2 क्लास और लगेगा, तब जाके आपको मैं सारा का सारा सेक्शन 80DD, ठीक है, नेक्स्ट दिन बताऊंगा आपको, ठीक है, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, सारा का सारा सेक्शन डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मतलब कल के क्लास में। और उसके बाद जाके मैं आपको और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बताऊंगा। डिडक्शंस बहुत अच्छे से पढ़े सर, मैं आपको इतना रिक्वेस्ट बार बार करूंगा, डिडक्शंस को जरूर अच्छे से पढ़े, क्योंकि डिडक्शंस अच्छे से करने से ना आप एक एज ए टैक्स प्लानर आप बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में डिडक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करता है। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर आप मानो कि टैक्स के जॉब के लिए जा रहे हो, मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट पास के बाद फार्म में ज्वाइन करोगे आप लोग, ठीक है, फाइनल के बाद आप जॉब के लिए जाओगे, तो जब भी आप जॉब के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आपके लिए ना इंपॉर्टेंट होता है ये सब टैक्स का जहाँ पर काम होता है। अगर आपको टैक्स में अच्छा लगता है तो आपको ये सब डिडक्शन वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो एकदम अपने आप को रेडी रखना सर, ठीक है, कि आपको डायरेक्ट ऐसे बोल देगा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे याद है कि इतना इनकम है, इसका इनकम को कितना कम करके लीगली दिखा सकते हो वो बताओ, ठीक है। तो इस तरह से सवाल होता है सर, ठीक है सर, कोई क्वेश्चन हो तो करो, नहीं तो आज इतना ही है सर। बाय सर। ओके सर, टाटा। भाई सर ओके सर, टाटा।